ऋग्वेद के अंदर भगवान राम, शिव, उनका नाम नहीं था बल्कि इंद्र, अग्नि, सोमा, सूर्य। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऋग्वेद तो भगवान ने खुद ही ने प्रदत्त किया है। वो पृथ्वी से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं था। हम ये कैसे बोल रहे हैं कि ऋग्वेद 30,000 साल पुराना है? 2 लाख साल पुराना एक इवेंट भी है जिसमें स्कल को आप पूरा तोड़ देते हैं एंड फिर ब्रेन में से सर्जरी करके खराब पोर्शन वो निकाल देते हैं। उस वक्त सर्जरीज हो रही थी, नए लिम्स बना रहे थे, प्रोस्थेटिक्स बना रहे थे, डेंटिस्ट्री कर रहे थे, फ्लाइंग सॉसर्स होते थे, थ्री व्हील्ड एयरक्राफ्ट। ये सब। वाओ। इंद्र का अग्नि से भी ज्यादा उल्लेख है ऋग्वेद में। इट वाज रिकॉर्डेड इन 19। पुत्रीज हैं और यजमान हैं, वो सब एकत्रित होते हैं। अब ऋग्वेद के मंत्रों को वहाँ पे बोल करके ही आहुतियाँ दी जाती हैं। हाथ में जो भी संविधा लेकर के, तो उसी में जड़ें भी निकल आती थी। सारा रिचुअल कंप्लीट हो गया, मचान जला दी गई, थंडर आया, देन द रेन केम। इंद्र को बुल्स और ऑक्सन्स को अभी भोग लगाया जाता था। तो ब्राह्मण तो मीट खा रहे हैं उस समय। ऋग्वेद में दी अश्विन्स, मरुत्स एंड ऋभुत्स, क्या ये एलियंस थे? जब अनुध्रुयु यहाँ से निकले, फिर वो फर्टाइल क्रेसेंट की तरफ में जब वो बढ़े, उन्होंने माना कि ये अनुनाकी। इसका मतलब तो आर्यन और द्रविडियन जो है वो झूठ है। बिल्कुल झूठ है। साल था 1975, 1975। इतिहास में पहली बार हुआ जब एक डच रिसर्चर इंडिया आते हैं। वो केरला के एक छोटे से गांव में जाकर यज्ञ को, जो वैदिक रिचुअल्स हो रहे थे, उसको दुनिया में पहली बार डॉक्यूमेंट करते हैं। अब ये रिपोर्टेड है कि उस यज्ञ के दौरान बारिश होती है। वो रिसर्चर तो कुछ नहीं बता पाए, पर हमारी आज की गेस्ट ने बताया कि उस दिन उन वेद मंत्रों में इतनी शक्ति थी जिसकी वजह से बारिश हुई। ये कोई मूवी का सीन नहीं, बल्कि यही हमारा इतिहास है, यही हमारे पूर्वज थे और यही हमारा ऋग्वेद कहता है। मैं सिर्फ मानने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि सच ये है कि जब तक यार हमें कोई वेस्टर्नर कुछ बताता नहीं है, तब तक हम मानते नहीं हैं। इसलिए पहले जानो फिर मानो। एविडेंस के साथ आज आप ऋग्वेद के बारे में जानने वाले हैं कि हमारा उस वक्त इतिहास कैसा था, हम कैसे थे, ऐसी क्या चीजें हैं जो आज तक हमसे छुपाई गई। प्रेजेंटिंग रूपा भाटी, एक आर्किटेक्ट है, इंडोलॉजिस्ट हैं। अपनी पूरी जिंदगी भारत के कल्चर को वापस लाने के लिए वो लगा चुकी हैं। ऋग्वेद पूरा पढ़ चुकी हैं, एंशिएंट टेक्स्ट के साथ साथ। अभी भी उनकी जो लेटेस्ट किताब है उसमें वो इंडस वैली के बारे में बता रही हैं, प्रूफ के साथ, किस तरह वेदों से ही सब कुछ शुरू हुआ। आज इस पूरे एपिसोड में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मैं कह सकता हूँ, जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैम ऐसे वर्ड्स बताने वाली हैं जो गूगल तो छोड़ो, आपको चैट जीपीटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डेटा कहीं है ही नहीं। इस एपिसोड के बाद आपको अपनी एग्जिस्टेंस पर गर्व होगा, एक इंडियन होने पर आपको गर्व होगा। बहुत मेहनत करते हैं यार ऐसा एपिसोड लाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सुपर रॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 9 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं। तो जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। एंड आई थिंक मैम, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ना चुनते हैं, हाँ, जो इसको उस इंटेंसिटी और शिद्दत से कर सकें, और आप उसी शिद्दत से हो। बिल्कुल। ईश्वर की कृपा है। 100%, 100%। Yes, एंड आपकी chosen. हम्बलनेस भी और हार्डवर्क भी है। हाँ, ईश्वर करे हम्बलनेस बनी रहे, हमेशा रहे। राइट। आपके मैम, मैं एक तो आपकी मुझे ज्वेलरी बहुत अट्रैक्ट करती है। ओके, इट्स वेरी नाइस एंड ऑलवेज इंटरेस्टिंग। या। सो ये आपका ये जो यू आर ड्रॉन टुवर्ड्स बोल्ड काइंड ऑफ ज्वेलरी, ऐसा? आई लव दैट। हाँ, थोड़ा बोल्ड ज्वेलरीज मुझे पसंद है। ओके। इट शुड बी लाइक स्पीकिंग बाय इटसेल्फ। क्या सिग्निफाई करता है? You are a humble person as well as a very bold person to keep your words, to keep your thoughts across. Something visible. It should be visible, although being very humble. Wow. It should be visible. Yes, Wow. she's something
डिस्टिंग्विश्ड काइंड ऑफ अ थिंग जिनको सुनना चाहिए। सुनना चाहिए इसलिए कि जो सत्य है वो अभी तक बाहर नहीं आया है। सो सत्य को बाहर लाना ज़रूरी है। वेरी वेल सेड। और जब सत्य बाहर आता है वो बोल्ड फॉर्म में ही आता है। वाओ। It always hits you. So your attire, your things should be that it should hit people. इवन बिंदी भी आपकी खूबसूरत सा एक Sir, डिजाइन thank बना you. रही है। मैम हमारे जैसे जब ऋग्वेद का टाइम होता था तब जी। कैसी जो विमेन होती थी हाँ। तो तब वो कैसे तैयार कैसे होती थी? ऋग्वेद में उतना प्रॉपर इसमें नहीं बताया है कि Okay. हाउ दे वर डेकोरेटिंग दमसेल्फ और ऑथोरिटेटिवली कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी। बट दे वर इक्वल टू मैन, इतना हमें उसमें समझ में आता है। सो मुझे लगता है कि जैसे मैन अटायर्स पहन रहे थे वैसे ही वुमेन अटायर्स पहन रही थी। अटायर इन द सेंस कि वुलन अटायर्स थे और ज़्यादा हमको यही देखने को मिलता है। वहाँ पे कॉटन के आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं। जो एस्थेटिक्स जो रामायण में वल्कल पहनते थे उसी तरह का कुछ छालों से बनी हुई चीज़ें, एनिमल के जो छाल हैं उससे बनी हुई चीज़ें, उसको वो लोग प्रॉपरली टक इन करके प्रॉपरली पहन रहे थे। राइट। तो ये तो समझ में आता है। सो व्हेन दे बोथ आर इक्वल इन स्टेचर, मतलब जो उनका स्टेचर है तो फिर वो एक ही जैसा भी पहनावा पहन रहे थे। राइट। जो अभी भी हमें ओंगे के अंडमानीज में पहनावा पहने हुए दिख जाता है। इवन केरला में ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स जो केरला की जो वुमेन थी दे डिडंट यूज टू वेयर एनीथिंग, अपर गारमेंट्स नहीं था। वेरी मच सिमिलर टू द मेंस लोअर गारमेंट ही पहनते थे, एक उत्तरीय होता था। सो दे डिडंट वेयर एनीथिंग। इन बंगाल वाज आल्सो इट वाज लाइक दैट कि कोई चोली या ब्लाउज जैसी चीज़ नहीं पहनते थे। इट वाज ओनली साड़ी दैट वुड बी ड्रेप्ड इन एंड दे वुड कीप द कीज लाइक दिस। ओके, ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही। सो जब ब्रिटिशर्स आए तो दे ब्रॉट द शर्ट एंड ब्लाउज कल्चर्स लाइक दैट। लेकिन हाँ, नॉर्थ वेस्ट के साइड में से लेकर के जो नॉर्दर्न साइड है जैसे कि कश्मीर है तो वहाँ पे जो है ठंड की ठंड वजह भी तो से है। अटायर्स जो है वो चेंज होते चले गए। मतलब मैम आइडियली इसका मतलब यही हुआ कि जो फैमिली होगी और जो एक परिवार के अंदर जो विमेन थी वो उतनी ही जैसे एक आदमी है वैसे ही उसी रिस्पेक्ट के साथ जीती थी उसी सोसाइटी में। एग्जैक्टली। और क्या पता चलता है हमें उस टाइम से विमेन के बारे में? दे वर फियर्स फाइटर्स। जी। पुरुकुत्सानी का एक उल्लेख मिलता है जिसमें पुरुकुत्स को बंदी बना लिया गया है एंड शी इज द क्वीन। तो अब उनका जो बेटा है अम्बरीश, उसको अब राजा बनाना है। सो ऑल द 7 सेजेस जो हैं, सप्तऋषि जो सातों मंडल के जो हमारे जो फैमिली ग्रुप्स कहते हैं, 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। तो उसमें जो फैमिली प्रीस्ट्स हैं जिन्होंने एक एक मंडल को अपना नाम दिया, तो वो सारे के सारे पुरुकुत्सानी को हेल्प कर रहे हैं टू अगेन रीगेन द अथॉरिटी, पुरुकुत्स को बंदी गृह से निकालने के लिए। सो शी वॉज दैट पावरफुल, लाइक इफ द हस्बैंड हैज़ गॉट इनटू सम कैप्टिवेशन में कहीं पे चले गए हैं, सो नाउ शी इज रूलिंग एंड देन उनका जो बेबी आएगा उसको सातों के सातों जो सेजेस हैं वो रियर अप भी करेंगे एंड देन ही विल बिकम द किंग एंड ही बिकेम अम्बरीश नहीं, त्रसदस्यु। सो ही बिकेम सच अ फियर्स किंग। उनका नाम त्रसदस्यु पड़ा, यानी कि जो दस्युओं को त्रास देता था। हाँ, सो we get this hint. Other than that, there is मुग्धालिनी। या सो वो एक अभी भी सदर्न इंडिया में बफेलो रेस होती है, जिसमें पीछे 2 बफेलो के साथ में एक लकड़ी का पाटा होता है जिसके ऊपर आदमी चढ़ के एंड देन देयर इज अ रेस, इफ यू रिमेम्बर। जी। मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है। सो
ऐसा ही रेस वो करती है. Why? Because she has lost her husband and now she needs a progeny. The progenies will be coming from someone else, but the name will be Mugdala only. मतलब जो आदमी जो demise हो गया है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके husband की, but the name will be given. So that much they had so much of authoritative power. Right. So she had that much of power to ask from the king during those times कि मुझे अगर मैं ये जो रेस है मैं करूँगी एंड जीतूँगी तो आई नीड इट्स लाइक समथिंग लाइक स्पर्म डोनेशन. आई नीड समवन so that I can procreate. Okay. So such kind of liberty, a very open kind of this thing was there in Rig Veda. Right. मतलब इसका मतलब सेकंड मैरिज भी मतलब लेडीज कर रही थी इसका मतलब उस टाइम. हाँ, ऐसा उनका कुछ भी और नहीं भी करना है तो प्रोजेनी के लिए शी कैन डिमांड. ओके. हाँ, दैट वाज दैट ओपन कल्चर इन द सेंस कि इट वाज अ ह्यूमन एवोल्यूशन जो है वो सोसाइटल एवोल्यूशंस जो हैं वो चल रहे हैं ऋग्वेद में, वो दिखाई दे रहा है हमको. राइट. हमको वहाँ पे 27 ऋषिकाएं मिलती हैं ऋग्वेद में, और वो खुद देवता भी हैं कई बार, और वो खुद ही मंत्र दृष्टा भी हैं. बाद में चल के हमें वो ब्राह्मण ग्रंथों में गार्गी और मैत्रेयी को हम सिर्फ याद करते हैं. यहाँ पे 27 जो हमारी ऋषिकाएं हैं, दे आर द मंत्र सीयर्स, मंत्र दृष्टा, यानी मंत्रों को देखा. इट्स समथिंग लाइक जैसे आपने अभी कभी कोई रील देखा होगा या कोई यूट्यूब में देखा होगा, किसी छोटे से बच्चे को दिखाई नहीं देता है प्रॉपरली, बहुत ब्लर दिखता है, और अचानक से उसको चश्मा पहना देते हैं. देन ही लुक एट एवरीवेयर एंड स्टार्ट्स क्राइंग, एंड देन ही लुक एट हिज मदर बिकॉज ऑफ द स्मेल एंड रिकॉग्नाइज करता अपने माँ को, एंड ही इज सो हैप्पी, ही लाफ्स. ये मंत्र दृष्टाओं की अवस्था थी जब वो एक मंत्र का अचानक से उच्चारण करते थे. मतलब अचानक से जो बोलते थे, उद्घृत होता था उनको वो मंत्र. सो दैट वाज दैट हैप्पी मोमेंट कि एक मंत्र जो है, पूरा सूक्त का एक मंत्र जो है वो उन्होंने पाया, यानी कि नए तरीके से देखा. मतलब देख तो सभी रहे हैं, और वो भी ब्लर देख रहा था, बट सडनली व्हेन इट इज क्लियर विथ क्लैरिटी द थिंग हैज कम टू हिम. सो ही इज द मंत्र दृष्टा. उसको वो मंत्र दिखाई दिया जो कि दूसरे लोगों को नहीं दिख रहा है, उनको वही ब्लर दिख रहा है. सो दैट इज वाई ये मंत्र दृष्टा कहलाए. उनको वो मंत्र मिला. द थिंग इज कि लोग जो कंट्रोवर्सीज होती हैं कि ऋग्वेद तो भगवान ने खुद ही ने प्रदत्त किया है, तो किसी के मुख से तो प्रदत्त किया है, वो ये भूल जाते हैं. मतलब किसी ने तो बोला है, उस मंत्र को अटर किया है पहला. जैसे वाल्मीकि ने जब रामायण शुरू करी थी तो उसके पहले एक श्लोक बोला था. उसके पहले तो वो डाकू थे, लेकिन अचानक से वो जब हंसों का जोड़ों का वो जब उन्होंने देखा और अचानक से उनके मुख से ऐसा निकला, तो वो श्लोक फॉर्म में निकला, और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी रामायण की जो है वो रचना भी कर पाए, बिकॉज ही बिकेम अ पोएट फाइनली. तो इसी तरह से हमारे ऋग्वेद में. ओके, गॉट इट. इसका मतलब ये भी हुआ कि जो बाद में हम बोलते हैं कि सती प्रथा आई, कि हस्बैंड के मरने के बाद औरतों को जला दिया जाता है, इसका मतलब मैम ये तो बाद में किसी सोसाइटी ने जबरदस्ती उसको, हमारे कल्चर में तो है नहीं. फिर वो हमारे कल्चर में उस समय तो नहीं दिखाई देता. मतलब ऋग्वेदिक टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता. और मैम अब हम क्या बोलते हैं, यार पहले देखो औरतों के साथ कितना बुरा होता था. अब हमारे पहले की डेफिनेशन कितनी छोटी है. हाँ. कि हम बोल रहे हैं कि ये 100 200 300 साल देखो जी, बट हमारे कल्चर में तो कभी था ही नहीं है. इसका मतलब बिल्कुल नहीं था. अब आप देखिए कि उसमें से एक ऋषिका का जो मंत्र है वो नद्यः है. वो मंत्र दृष्टा है नद्यः. तो नदी नदी नद्यः यानी कि सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल. तो नद्यः मतलब बहुत सारी नदियाँ. सारी नदियों के नाम मैक्सिमम, कुछ एक को छोड़ करके, जैसे ब्रह्मपुत्र है जो ऋग्वेद में है भी नहीं, सारी नदियों के नाम लगभग फेमिनिन है. यानी कि सिविलाइजेशन जो है वो वुमेन सेंट्रिक थे. और उससे जो पतन होना शुरू हुआ, और ये जो लास्ट फेज ऑफ ऋग्वेद जो लिखा गया है 10 मंडल,
ये ऑलमोस्ट लास्ट फेज में पहुंच गया है जहाँ पे पुरुषों का जो प्रभुत्व है वो वहाँ से। बढ़ने लगा, Okay. बिकॉज देयर वर सो मेनी वॉर्स। वुमेन जब थी तब तक बहुत शांति थी। तो वो शांत वाले जो जितने भी मंत्र हैं वो ऑब्सोलीट होते चले गए। वो एक में सिमट के रह गया, नद्यः में। नहीं तो बहुत सारी नदियों के अपने सूक्त और मंत्र रहे होंगे, राइट तो वो खत्म हो गए। राइट। और इसका कॉन्टेक्स्ट हम सबसे ज़्यादा हम ये क्यों समझते हैं कि वाई ऋग्वेद इज़ द मोस्ट क्रेडिबल? हम इसमें कैसे आ सकते हैं, इसको हम कैसे टेक्निकली समझ सकते हैं? ऋग्वेद इज सो क्रेडिबल कि उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। एक यम एंड यमी डायलॉग है जिसमें यमी जो है वो अपने ही ब्रदर को कहती हैं कि अर्ज करती हैं कि आई वांट टू कोपुलेट विथ यू एंड वी विल हैव प्रोजेनी। मतलब वो इतना हद तक है एंड ही इज डिक्लाइनिंग, ये कह के कि यू आर माई सिस्टर। सो इवन दैट टाइम दे वुड हैव एक्सपीरियंस्ड कि जेनेटिक डिफॉर्मेशन हो रही है व्हेन द सेम ब्लड ग्रुप इज लाइक Wow. गेटिंग मैरिड। वाओ। सो दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन दे मस्ट हैव मेड कि बहुत सारी ह्यूमन पॉपुलेशन में वो देख रहे होंगे कि बहुत ही किसी के हाथ छोटे हो रहे हैं, किसी का कद अजीब सा हो रहा है, चेहरा बिगड़ा हुआ पैदा हो रहे हैं। तो जो कज़न मैरिज है या फिर जो सेम ब्लड में मैरिज है वो नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंट दैट सेज दिस। इट इज़ एंटवाइंड विद अदर सिचुएशन विच इज़ टेरेस्ट्रियल। उसमें ये है कि यम और यमी करके दो नदियाँ थीं। आज भी यमुना के दो पैलियो चैनल्स मिलते हैं जिसमें कि मल्टीपल चैनल्स और मिलते हैं। सपोज करिए कि यमुना को Y1 कह दिया और दूसरी यमुना को Y2 कह दिया, तो Y1 Y2 देवर द ट्विन रिवर, और उसके भी एक एक ट्रिब्यूटरीज थी, Y1A Y1B, यहाँ पे Y2A Y2B. So there were four, like, so, but they were twins and they were making this twin situation near Kurukshetra. Almost 30 to 20,000 years ago, यमुना जो है वो गंगा के साथ मिल गई। ऑल द ट्रिब्यूटरीज, यहाँ की जो पैलियो चैनल्स जो हमें इससे मिलते हैं इंसेट से, तो उसमें हमें दिखता है कि वो जो नदियाँ सूख गई हैं वो पैलियो चैनल्स, और एक जो है वो कम्प्लीटली मुड़ के गंगा से मिल गई है। उसको ऋग्वेद में सरस्वती के बाद दृशद्वती के बाद आपया कहा गया। तो अब आप देखिए कि एक ह्यूमन इवोल्यूशन हो रहा है यमी का, और वहीं पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ट्विन रिवर थी। तो टेरेस्ट्रियल में भी उसको एंटवाइन कर दिया, एंड उस सूक्त में लास्ट में यम की डेथ हो जाती है। मैम, यम और यमी जो हम बोल रहे हैं जी, ये कौन है? ये व्यक्ति विशेष ही हैं, लोग ही लोग ही Right. हैं। तो आप ये कह रहे हो कि उस वक्त हो सकता है इन्हीं के नाम से नदियों का नाम नदियों रख दिया के गया? नाम भी थे। Okay. और वो बोल भी रहे कि लेट अस मीट, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो फिजिकल फॉर्म में भी बात हो रही है, उसमें वो जेनेटिक्स दिख रहा है कि वहाँ पे वो दे वांट टू सेपरेट। अब हम जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में वो नहीं करेंगे। सो समथिंग विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम लाइक 50-60,000 ईयर्स अगो से लेके 30,000 ईयर्स के बीच की ये बात है। और पैलियो चैनल्स की जो डेटिंग हुई है वो भी अराउंड 50,000 BC के पास में। यमुना जो है यहाँ डाइवर्ट हो गई, Right. दृशद्वती भी जो है वो यहाँ पे इस तरफ में सूखने लगी। एंड ये जो दो रिवर्स थी ये फीडर्स थी सरस्वती की। तो सरस्वती जो है जो 20 किलोमीटर्स वाइड कहीं कहीं बह रही थी, वो भी सिकुड़ गई। आप ब्रह्मपुत्र नदी जो है 6 किलोमीटर्स वाइड है। 6 किलोमीटर वाइड किसको कहते हैं? उसमें 6 किलोमीटर की ब्रिज बनी हुई है। अगर वो देखने पे ऐसा लगता है समंदर है, यानी कि दूसरा छोर नहीं दिखाई दे रहा है, तो 20 किलोमीटर वाइड आप समझ सकते हैं कि सिटी का आपका अगर दिल्ली देखें, अगर 60 किलोमीटर डायमीटर में पूरा दिल्ली आ रहा है, तो हाफ ऑफ द दिल्ली इज ओनली सरस्वती रिवर। So can you imagine how big she was? And she was feeded by these other rivers also. So वो उस वेग से आ रही थी, प्लस हिमालय के मेल्ट होने से आ रही थी, बिकॉज हाई ग्लेशिएशन टाइम था 35,000 BC के आसपास। सो 40 से 35 के बीच में हिमालय में जो बर्फ़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। Right.
ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ किलोमीटर जो आपके कई जो अभी बिल्कुल ज़मीन है, ग्रास दिखाई देती है, वो उन जगहों पे हाफ किलोमीटर तक की बर्फ़ जो है वो जमी हुई थी। ओके, तो हाई ग्लेशिएशन टाइम था वो। इवन लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के पहले ही हिमालयन की हाई ग्लेशिएशन शुरू हो गई थी। राइट, तो इसलिए रिवर्स जो जब वो पिघलती थी गर्मियों में, सो बहुत वेग से आती थी, और वही मेंशन है, नदी तमे अम्बी तमे देवी तमे सरस्वती, और उसको समुद्रात तक किस तरह से बह रही है वो बताया गया। श्योर, नाउ सरस्वती इज अगेन नेम ऑफ अ फीमेल, and she's such a huge river. So you can imagine कि how woman-centric ऋग्वेद would have been in the initial stages. राइट। मैम, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब जो ब्रदर सिस्टर और ये जो रिलेशनशिप्स आए, जी। ये मे बी उस वक्त उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर सेम जीन्स में शादी होगी तो हम आगे बच्चे जो आएंगे उनको भी प्रॉब्लम्स Problems होंगी। तो होंगी। पॉसिबल है कि ब्रदर सिस्टर का रिलेशनशिप वहीं से आ रहा हो। हाँ, वहीं से, इसीलिए यम को ब्रदर सिस्टर ही कहा गया है उसमें। राइट, भ्रातृ और वो जो शब्द हैं वो वहाँ पे ही बनना शुरू हो गए हैं। राइट, तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ को समझना, क्योंकि अगर ये चीज़ समझेंगे ऋग्वेद में तो शायद जेनेटिक्स वाले लोग जो हैं वो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें कि 50 to 60,000 BC में जब यमी का ये जो सिचुएशन चल रहा है, नाउ अगेन द थर्ड लेयर इज इट इज एंटवाइंड विद द जेमिनाई, जिसमें यामिनी जो है वो जेमिनाई। सो एंड दैट इज ऑल्सो ट्विंस ना, जेमिनी इज अ ट्विन जो राशि है। सो 12 स्पोक्स ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं ऋग्वेद में कि ईयर इज मेड ऑफ 12 स्पोक्स, यानी कि 12 राशि वाला सिस्टम भी वहाँ पे ही ऑलमोस्ट निकलना शुरू हो गया है। नाउ दिस इज ऑल्सो एंटवाइंड विद दैट। Okay. So some vernal equinox is going on in Gemini, और उसकी वजह से एक और चीज इसमें एड अप हो गई। So I say that one mantra has many layers to understand. Sure. So we need to have a deep analysis of which layer it is speaking. ऋग्वेद के अंदर जैसे मैं पढ़ रहा था कि जो गॉड्स भी मेंशन थे वो भगवान राम, शिव, उनका नाम नहीं था, बल्कि इंद्र, अग्नि, सोमा, सूर्य, वरुण, यमा। हाँ, तो हम दीज आर एक्चुअली, हाँ, तो यही है कि एक जो कॉस्मिक पुरुष है जो मैंने आपको बताया, उनके अब ये पार्ट्स हैं। पार्ट्स कैसे? लाइक कॉस्मिक पुरुष इज नथिंग बट द विजिबल एक्लिप्टिक, द हाफ ऑफ द एक्लिप्टिक जो हमें दिखाई दे रहा है, दैट इज अ कॉस्मिक पुरुष। तो हम स्पेस में एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से बोल रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से हम सोच रहे हैं। ओके, एवरी रिलीजन हैड दिस थिंग। इजिप्शियन में आप जाएंगे ना तो वहाँ पे भी इस तरह का एक फिगर है, ह्यूमन फिगर, जिसमें कि स्टार्स बने हुए हैं, दैट इज अ ब्लू काइंड ऑफ ह्यूमन फिगर, सो पुरुषा। ग्रीक्स में भी आप जाएंगे तो उसमें आपको दिखाते हैं कि एक पुरुष जो है वो हाफ फॉर्म लिया पुरुष हुआ है, मानी मैन को ही ले रहे हैं? मैन को, मैन ह्यूमन फॉर्म है ना। तो स्काई को भी ह्यूमन फॉर्म में देखा जाता। इवन चिंगीज खान जो है वो टेंगरी, जो उनकी जो रिलीजन थी, जिसको वो लोग बिलीव करते थे, एक पिगानिज्म था इस्लामाइजेशन के पहले, उसमें भी वो द ब्लू स्काई, टेंगरी का मीनिंग है द ब्लू स्काई, जिसको वो पूछते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ पे भी हम कॉस्मिक गॉड्स को ही पूछते थे। अच्छा। इजिप्ट में भी वही हो रहा था। मैं आपको बाद में एक फिगर दिखा दूंगी, भेज दूंगी, तो वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उसमें भी वो कॉस्मिक फॉर्म्स थे। तो कॉस्मिक पुरुषा, नाउ दिस पुरुषा इज वन, दैट मीन्स द होल यूनिवर्स इज वन। लेकिन उसमें भी अब एलिमेंटल गॉड्स हैं। एलिमेंटल गॉड्स कैसे? अग्नि। अब आप इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और रात में आपने एक कैंप फायर किया हुआ है, अग्नि जो है उठ रही है, फिर धीरे से अग्नि जो है एम्बर में चेंज हो रही है। उसके बैकड्रॉप में जैसे ही आप देखेंगे तो वहाँ पे जो सितारा कॉन्स्टेंटली वो अग्नि को देख रहा होगा, ताप रहा होगा, फिर उसके बैकड्रॉप में देख रहा होगा, अरे वहाँ से एक सितारा जो है वो उग रहा है। फिर 1 घंटे के बाद देखेगा कि अरे वो सितारा तो इतना ऊपर चला गया।
फिर तो ये इतना ऊपर आ गया, ये ऑलमोस्ट मेरे ओवरहेड आ रहा है जब तक वो पूरा एम्बर हो चुका है. नाउ ही कॉइन्स अ वर्ड अग्नि, अग्नि फॉर दिस विच इज़ फायर. एग्नेस, ये पूरा ग्रीस तक हमको ये वर्ड जो है हर जगह मिल जाएगा. जिस बेल्ट में हमारे जो वैदिक लोग गए होंगे. PIE में मिल जाएगा कि अग्नि कैसे हो रही थी. ना इमेजिन कि बैकड्रॉप में जब उसने देखा अग्नि की वजह से ये हो रहा है, तो अग्रे नयति इति अग्नि, यानी कि आगे बढ़ाने वाला जो है वो अग्नि है. एंड इट इज स्टिल एप्लीकेबल इन आवर इंजन्स. इग्नाइट नहीं करेंगे, अग्नि से इग्नाइट आया. इग्नाइट नहीं करेंगे आप चाबी से, वो स्पार्क नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है. रॉकेट के लिए भी फ्यूल अग्नि ही चाहिए, तो रॉकेट को भी अग्रे नयति इति अग्नि ही कर रही है. सो यू कैन रिलेट दैट imagination of the first human being who coined this word is still applicable. Right. वो idea is still relevant. Exactly same. Correct. है ना. अब उसने तो ये सोचा कि मतलब उसको तो हाइपोथेटिकल चीज लगी कि हाँ यहाँ पे मैं अग्नि जलाया हूँ, वहाँ पे वो उग रहे हैं. Then he took this concept to this is my theory, this concept to vernal equinox. वर्नल इक्विनॉक्स में जो नोड है जहाँ पे सन उग रहा है किसी नक्षत्र के साथ में फॉर 960 ईयर्स, तो वो बोल रहा है कि जो संवत्सर है वो वहाँ से शुरू हो रहा है और अब ये 960 ईयर्स तक इसी नक्षत्र के साथ ये संवत्सर होता रहेगा. एंड दैट इज़ वाई वी गेट प्रिसीशन ऑफ इक्विनॉक्सेस. सो अब वो सन के बैकड्रॉप में वो जो नक्षत्र जो उग रहा है, पृथ्वी से हम ऐसे देख रहे हैं, सन के साथ उग रहा है और सन के साथ डूब रहा है. तो अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में वो उठकर निशाचर कहा जाता था उनको, और निशाचरों को भी बड़ा हीन भावना से देखा जाता था कि ये लोग दिन में नहीं जगते, रात में जग के पता नहीं क्या करते रहते हैं, तो इनको निशाचर कहा गया. और एक बैड स्लैंग जैसी आ गई कि निशाचर है. तो ये जो रात में ऑब्जर्वेशन करते थे, तो उससे फिर उन्होंने डिविजन्स बनाना शुरू किए कि इतने देर में उगा इतना, तो अब इतने देर में हमारा जो है सनराइज नेक्स्ट हो जाएगा. तो दिन बने, उसके बाद महीने बने, उसमें वो उसी पाथ में वो बाद में मून को भी साथ में देखने लगे. उसी पाथ में फिर उन्होंने देखा कि बाकी तो सितारे नहीं मूव हो रहे हैं, बट ये टाइनी टाइनी सितारे जैसे जो टिमटिम नहीं करते हैं वो भी मूव हो रहे हैं. तो उससे उनको पता चला ये ग्रह हैं. फिर उन्होंने देखा कि सन के सामने में भी 2 ग्रह आ जाते हैं, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसको कहा गया शुक्र और मंथिन. मंथिन हैज़ कम फॉर मर्क्यूरी. मंथिन का मतलब होता है जो मथता है. दैट मीन्स कि मर्क्यूरी जो है इतना टाइनी प्लैनेट होने के बावजूद भी सन को मथ रहा है. सच टाइप ऑफ इमेजिनेशन, कैन यू इमेजिन what kind of our sages were. उन्होंने बुध को मंथिन कहा इन ब्राह्मण ग्रंथ, और शुक्र को शुक्र ही कहा because it was very white like a शुक्राणु, तो उसको उन्होंने शुक्र ही कहा. And such beautifully they started naming those things. Now coming back to elemental gods, जो आप कह रहे थे कि इतने सारे गॉड्स हैं, शिव नहीं है, शिव राम ये तो जिनको आज हम पूजते हैं वो ऋग्वेद में क्यों नहीं थे? करेक्ट है ना. तो क्योंकि राम तो उस समय आए ही नहीं थे, तो हम कैसे पूजेंगे उन्हें, है ना. वशिष्ठों को और इनको तो हम पूज नहीं रहे हैं, क्योंकि वो हमारे जो हैं गुरु हैं. तो वो तो वैसे ही पूजनीय हैं. तो उनके लिए एक अलग से जो बनाया जाए या कुछ उनको पूजा जाए ऐसा नहीं था, क्योंकि वशिष्ठ के पुत्र वशिष्ठ भी आ रहे थे, उनके पुत्र भी वशिष्ठ, उनके पुत्र भी वशिष्ठ, तो दे वर लाइव पीपल. ये सब ऋषि थे जो एज अ गुरु काम करते थे, जैसे आज हमारे टीचर्स हैं, उस वक्त वहाँ गुरु थे और वो रिस्पेक्ट होती होगी, बिल्कुल उसको हम वो ले लेते ऋषि. अब गॉड में इंद्र और अग्नि, तो अग्नि का तो मैंने आपको समझाया कि कैसे वो वर्ड कॉइन हुआ, वर्नल इक्विनॉक्स के लिए आया, दैट इज द स्प्रिंग सीजन. तो स्प्रिंग सीजन के लिए अग्नि गॉड हो गए, क्योंकि अब वो अग्नि जो है भरना शुरू करेंगे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अग्नि के आगे गॉड क्यों आया? गॉड इसलिए कि ही हैज द सुपरनैचुरल पावर. वो चीज़ों को मूव कर रहे हैं.
ऐसी उनकी धारणा बनी एंड दैट Okay, इज व्हाई इट okay. बिकेम अ गॉड. अच्छा, एक नेचुरल फिनोमिना से कि अगर मुझे धूप से अगर एक हीट मिल रही है, हाँ, मेरी घर फसल में. उग रही है, हाँ, तो वो भगवान ही है. भगवान ही है. Okay, उसकी वजह से कुछ understood. हो रहा है. Okay. जर्मिनेशन हो रहा है, सीड जर्मिनेशन हो रहा है. अंडरस्टूड. तो अग्नि की वजह से सब कुछ हो रहा है. अच्छा. तो उससे उनको लगा कि नहीं, दिस इज सम गुड गॉड, कि अब हमारे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग जर्मिनेशन मैम, जो इसको है, हम इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि एक जैसे रैशनल थॉट से कि कोई ह्यूमन फिगर में होगा और हम उनको पूछ हाँ. नहीं, ऐसा नहीं. ये यज्ञ में ही रहा, इसलिए अग्नि भी यज्ञ में ही रही, है ना. तो अग्नि को प्रज्वलित मतलब हम करना, नेचर को ही पूज रहे अरणी हैं. से, हाँ, नेचर वाह. को ही पूज रहे हैं. तो अब उन्होंने स्प्रिंग सीजन को पूज लिया. अब उनको समझ में आ गया कि यहीं से संवत्सर भी शुरू होता है, यहीं से सारे बीज भी अंकुरित हो रहे हैं, यहीं से सारा कुछ हो रहा है. तो स्प्रिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. संवत्सर मतलब क्या होता है? संवत्सर यानी ईयर बिगनिंग. अच्छा. जैसे अभी कल ही विशु हुआ, हाँ हाँ पोइला बैशाख हुआ. हाँ सो दीज आर ऑल, थोड़ा सा खिसक गया है वर्नल इक्विनॉक्स से 23 डेज. हाँ. ये करेक्शन जो है लास्ट 1500 अभी ईयर से नेपाल हुआ में भी तो नहीं. न्यू ईयर मना रहे थे. हाँ हाँ, हाँ हाँ. बिहू भी मनाएंगे, विशु भी मनाएंगे. सदर्न इंडिया में विशु मन रहा है. विशु शब्द आया विशुव से, विशुव इज इक्विनॉक्स, Okay. है ना. तो यहाँ पे मेरा वेदवीर आर्य जी से कॉन्ट्राडिक्शन है. वो कहते हैं कि विंटर सोल्स्टिस से संवत्सर हो रहा है. मैं कहती हूँ आपकी डेटिंग उस हिसाब से 6000 साल सारे डिफर हो जाएंगे. तो आप इतनी मोटी बुक भी लिख देंगे तो भी कोई फायदे का नहीं, बिकॉज इट इज ऑल लाइक गोइंग टू बी अ वेस्ट. वर्नल इक्विनॉक्स पे ही हो रहा है. आप पूरा इंडिया का चार्ट ले लीजिए और आप उसमें खुद आप चार्ट एक बना लीजिए. आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि न्यू ईयर जो है वो विंटर सोल्स्टिस में हो रहा है. Right. उत्तरायण वाज नथिंग बट एक फसल काटने का समय था, और लोहड़ी और वो जो मनाया जाता दैट इज नॉट न्यू ईयर. पंजाबियों में भी मुझे लगता नहीं है कि लोहड़ी न्यू ईयर होता है. न्यू ईयर चैत्र का ही है, चैत्र ही मानते हैं. दैट वाज सेलिब्रेशन इन द सेंस ऑफ कटिंग ऑफ वन काइंड ऑफ जो भी फसल है उसको. फसल जो हुई है उसको काटने के बाद अग्नि को थोड़ा सा वहां पे भी अग्नि आ गई ना. जब तक हम अग्नि को नहीं दे देंगे उसके बाद ही हम ग्रहण करेंगे. correct. पहला उनको ही देना है. देन आ गए इंद्र. Now Indra is a god of rain, god of thunderstorms. वही ग्रीस तक अपना वही है, वैसे ही उनका स्वरूप है यहाँ से लेके. मतलब ग्रीस में वो हमारे इंद्र को लेके उन्होंने नाम दे दिया. उन्होंने अपने अलग नाम दे दिए. वो जो भी कर दिया, थंडर गॉड कर दिया. हमारे यहाँ तो वो भी थंडर गॉड भी थे एंड रेन गॉड भी थे. एंड इट कम्स अराउंड 21 जून, समर सोल्स्टिस. ना समर सोल्स्टिस के बाद ही तुरंत हमारा जो है मानसून्स जो है शुरू हो जाते हैं. अच्छी बड़ी गर्मी पड़ती है, उसके बाद मानसून शुरू हो जाते हैं. इंद्र की पूजा होती थी क्योंकि रेन्स उस समय प्लेस्टोसीन टाइम में कम थे. जितनी मात्रा में अभी जो रेन्स हो रहे हैं उसका 1/6 भी नहीं होता था प्लेस्टोसीन टाइम में. Got it. तो ही बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट. इंद्र का अग्नि से भी ज्यादा उल्लेख है ऋग्वेद में. सबसे ज्यादा इंद्र का Okay. क्योंकि इट वाज सच एन इम्पोर्टेंट गॉड कि भाई कैसे भी करके रेन आ जाए. तो कोई इम्पोर्टेंट हो जाता है तो हम उसको उतना ही उससे बुलाते हैं ना कि प्लीज भाई आ जाओ जी. कैसे भी करके, और यू क्रिएट अ रेन. ना कनेक्टिंग दिस टू जो हमने अभी वो अग्निष्टोमा और उसका जो सुना, जो स्वर सुने, इट इज यूज्ड इन अतिरात्रम. अतिरात्रम अग्निचैन एक तरह का हवन है जिसमें मचान बनाई जाती है और नीचे चित्ती बनाई जाती है, और फिर बहुत सारे जो होत्रीज हैं और यजमान हैं वो सब एकत्रित होते हैं, और ये सब ऋग्वेद के मंत्रों को वहाँ पे गाने के रूप में वहाँ पे रिचुअल परफॉर्मेंसेस होते हैं. आई थिंक 14 डेज चलता है या कुछ बहुत लंबा समय तक चलता है. एक फ्रिट्ज स्टाल करके आए थे, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट थे या ऐसा कुछ थे, साइंटिफिक उस बैकग्राउंड से थे. ही केम एंड ही रिकॉर्डेड दिस. उसमें इंद्र की पूरी पूजा है. अप्रैल के मंथ में कभी जो है, जैसे मैंने कहा कि वसंत के समय में, तो वो पूजा उस समय में हुई. जिस दिन ख़त्म हुई और वो हाथ में जो भी समिधा लेकर के, तो उसी में जड़ें भी निकल आती थी.
वो जो होत्री है उसको उतने दिन तक अपने हाथ में समिधा रखनी होती थी, तो उसमें इवन जड़ें भी निकल आती थी, अगर कोई बीज हैं उसमें जड़ उनके हाथ में निकल आती थी। एंड द लास्ट थिंग वाज टू पुट दैट एंड अदर थिंग्स, उसमें सोमा भी आ जाता है, दे यूज टू ड्रिंक सोमा, ऑफर सोमा एंड एवरीथिंग। जो सोमा प्लांट की जो बात इसमें भी हुई है अग्निष्टोमा में, ये सब करने के बाद में फ्रिट्ज स्टाल ने रिकॉर्ड किया है कि आफ्टर आई थिंक 15 मिनट्स और समथिंग, 1 आवर और समथिंग, क्योंकि उसमें नरबली नहीं, एक बलि होती है वहाँ पे, सैक्रिफाइस होता है, वो करने नहीं दिया था गवर्नमेंट ने, तो वो नहीं हुआ था। एंड देयर केम अ थंडर, एक थंडर गिरा, और जब लास्ट में मचान को जलाया गया, यानी ऑल सारा रिचुअल कंप्लीट हो गया, मचान जला दी गई, थंडर आया एंड देन द रेन केम। It was recorded in 1971, I think. God. Can you imagine this? Parallelly भुट्टो वहाँ पे लिख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, बट यहाँ पे ये हो रहा है कि हम इंद्र को उस समय भी टेम कर पा रहे हैं, इन द सेंस हम उनको बुला पा रहे हैं, आह्वान कर पा रहे हैं, और उन्हें मतलब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं, उन्हें हम कह रहे हैं कि You bring rain and he brings rain. मैम मुझे आप ये समझाएं कि जो हम इंद्र को समझ रहे हैं, पहली चीज़ मुझे एक ये बताएं कि गॉड को नाम क्यों दिया गया, इसको एक नेचुरल फिनोमेना क्यों नहीं समझा गया, दैट्स वन। अगर नहीं तो क्या इनको हम एक क्योंकि जैसे हम बोल रहे हैं कि अभी प्रैक्टिकली भी हुआ, सो इसका मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऑलरेडी है आसपास, राइट, है ही, जस्ट हमें आह्वान करना है। तो आह्वान करने के लिए नाम, जैसे आपके पिताजी को आपको बुलाना है, तो आपको कोई नाम दे के ही बुलाएंगे ना, सो इसलिए नामकरण ज़रूरी हो गया। एंड इन द फॉर्म कि वो कैसे उस चीज़ को उन्होंने देख करके नाम दिया, गॉड नोज। इंद्र का नाम नहीं पता, नाम क्यों दिया, इंद्र कैसे आया ये नहीं पता। इंद्र करके जो एक वर्ब रूट है, यानी उसका मीनिंग होता है ड्रॉप, इंदु, उससे आया है। तो दैट मेक सेंस कि रेन जो ड्रॉप्स में गिरते हैं। गॉड कैसे नाम दे दिया, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि हम इतने कैसे उस वक्त एलिवेट हो गए कि हमें समझ आया कि भगवान है, देवता है, हाँ देवता है, देवता ही कहा गया उसमें उनको। तो एक कोई चीज जिसको हम आह्वान तो कर रहे हैं मगर हम देख नहीं पा रहे हैं ना, हमें विजिबल तो है नहीं वो, तो कोई चीज़, जो चीज़ विजिबल नहीं हो रही है बट इट इज़ एक्टिंग एज पर अवर आह्वान, या कुछ जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की, एंड इट इज़ रिएक्टिंग टू दैट, लेकिन विजिबल नहीं है, तो वो उन्होंने उसको देवता समझ लिया कि समथिंग ओमनी प्रेजेंट इज़ देयर विच इज़ प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम मैनी थिंग्स, और वो जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस का जो पार्ट है, वो हर पार्ट अपना अपना एक एक्टिविटी, जैसे अपने बॉडी के अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, सबके अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो हमारे सेजेस ने ये समझा इस बात को कि अग्नि का ये काम है, इंद्र का ये काम है, वरुण का जो काम है ऑटमनल इक्विनॉक्स, तो वरुण का ये काम है कि समंदर को उस समय शांत कर देना, उस समय जो टर्बुलेंस जो रेनी सीजन की वजह से आया है वो कम कर देना, जो नदियों का जो पानी मटमैला है वो सेटल कर देना, उसमें फिर अगस्त भी एंटवाइन हो गए। तो मैम हम इनको ये बोलेंगे कि इंद्र ये देवता है जो दिखाई नहीं देते हैं हमें, पर है और एक बॉडी में, फिजिकल बॉडी में नहीं, फिजिकल बॉडी में नहीं, फिर क्या, किस में? वो ओमनी प्रेजेंट, मतलब है आसपास, है कॉन्शियसनेस में है ही, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, वो हैं। पर मैम इसको तो कोई काउंटर ये करेगा ना कि ये बिलीफ भी हो सकता है। नहीं, अगर बिलीफ होता तो फिर वो वर्क कैसे कर रहे हैं कि वो बुला रहा है तभी तो आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सबसे बड़ा बिलीफ है कि जो ऋग्वेद में हमें ये मिल रहा है कि उन्होंने जब भी आवाहन किया वो तो आए। उससे पहले दिख नहीं रहे हैं बट आए, और उन्होंने वो परफॉर्म किया जो चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं रेन हो जाए, थंडर आ जाए, वो हो रहा है। आपने देवता बोला, भगवान नहीं बोला। हाँ, उसमें देवता ही आए, भगवान का शब्द नहीं है वहाँ पे। There is no God. नो, मतलब ये गॉड, भगवान यानी भग के
रूप में आए, एक नक्षत्र जो है भग हैं उसके रूप में आए हैं, लेकिन भगवान के रूप में जो हम बाद में भगवान श्री राम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस तरह से हम जो ऋग्वेदिक गॉड हैं उनको भगवान नहीं कह सकते, वो तो सब कुछ ही धारण करके रखे हुए हैं। सो वो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो देवता हैं, वो एलिमेंटल गॉड्स हैं जो कि पूरे कॉस्मोस की जो रेंज है, यानी कि सबकी जो लगाम है वो उनके हाथ। पर मैम कॉन्शियसनेस अगर है तो वो एक क्यों नहीं है? हमने अलग अलग अग्नि, इंद्र, सोमा, तो वो इसलिए हुआ कि याद रखने के लिए, मतलब इंद्र से ये याद रखें कि वो रेन के लिए है। अच्छा, मुझे बारिश का मंत्र पढ़ना हाँ, तो मैं वो वाला बट सुप्रीम कॉन्शियसनेस तो एक ही माने है। हाँ, चाहे आप उनको एलोई कह दें, चाहे अल्लाह कह दें, चाहे एली कह दें, चाहे कोई भी, मतलब अफ्रीकन ट्राइब्स जो जिनको मानती बट है। कॉन्टेक्चुअल हम इसको जो ऋग्वेद से देख पा रहे हैं वो ये है कि वो सनातन से आता जा रहा है। सनातन से आता जा रहा है, क्योंकि हमने कंटिन्यूस रखा, एक भी सिलेबल हमने नहीं खोया, बिकॉज ऑफ ऑल द विकृति पार्ट्स ना। मेक सेंस। दिस इज माइंड बॉगलिंग, मतलब दिमाग हिल जाए मैम, मतलब सोच के भी गूज़बम्स आते हैं कि मतलब हम बोलते नहीं, हम जैसे कि हमें बड़ा गर्व भी होता है कि हम सनातनी हैं, हम सनातन कभी ना ही, इसका ना ही कोई अंत है और ना आदि है, ना आदि ना अनंत। क्योंकि जो मैंने एक डेट दी है 2,20,000 ईयर्स, ये भी एक सिंपल जो मुझे दिखाई दे गया, इससे भी पुराना होगा। किस चीज की दी है आपने? ये एक वृत्तांत है जिसमें अगस्त्य जो हैं वो इंद्र को कहते हैं। अब इंद्र को अगर देखना है तो कोई एक तारा भी चाहिए अपने को आसमान में कि वो समसोल्स्टिस पोजीशन कहाँ पे आ रही है, तो दैट वाज अ सीरियस स्टार, SIRIUS, सीरियस स्टार। ये डॉग स्टार्स हैं और इंद्र के 2 डॉग्स सरमेय, ये ऋग्वेद में मेंशन्ड हैं। ये ग्रीक के जो आइकोनोग्राफीज हैं उसमें भी पाए जाते हैं, जो हमारे ऋग्वेद में है वही ग्रीस में भी पाए जाते हैं। तो 2 डॉग स्टार्स कहते हैं, प्रोसियन एंड सीरियस। तो ये एक नक्षत्र का फॉर्म बनता है प्रोसियन, और सीरियस जो है वो अब काफ़ी सदर्न पोर्शन में पहुंच गया है और आफ्टर 60,000 ईयर्स ऑलमोस्ट वो कैनोपस के पास पहुंच जाएगा। अब अभी के समय में कोई सेज होता तो वो लिखता इस बात को, और आज से 60,000 ईयर्स के बाद में होता तो वो कोई एक मंत्र लिखता देख करके, क्योंकि वो देख पा रहा है कि अगस्त और सीरियस का एक जगह पे मिलन हो रहा है, यानी 2 दोस्त जो है वो मिल रहे हैं। लेकिन अब कोई उसको आगे बढ़ाने वाला नहीं है और ऋग्वेद वहीं पे स्टॉप हो गया है, तो वो मेमोरीज अब वहीं पे स्टॉप हो गई। ऋग्वेद में इंसान रह रहे हैं जी, जैसे अभी लोग रह रहे हैं। बिल्कुल डेथ हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अंत्येष्टि सूक्त है। ओके। तो जब ज्वालापुरम में जो हमें टोबा एक्सप्लोजन के जो एशेस मिलते हैं, उसके नीचे भी स्टोन टूल्स हैं, उसके ऊपर भी स्टोन टूल्स हैं। दैट मीन्स कि दीज पीपल सर्वाइव्ड द टोबा एक्सप्लोजन ड्यूरिंग 75,000 ईयर्स एगो। तो स्कल्स क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो फिर हड्डियां क्यों नहीं मिल रही हैं? वो तो 2 लाख साल पुरानी भी मिलती हैं, 3 लाख साल पुरानी भी मिलती हैं, जो अफ्रीका में मिल रही हैं, जो दूसरी जगहों पे मिल रही है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक नर्मदा स्कल मिला 2 लाख ईयर ओल्ड, और वो भी स्कल का जो क्रेनियल कैपेसिटी है, डाम्ब्रिकॉट कहती हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट होमो सैपियन। इसको आप होमो हेडलबर्गेंसिस भी नहीं कह सकते और इरेक्टस भी नहीं कह सकते, इट इज़ अ होमो सैपियन, इंसान ही है। और उनका पेपर ट्रैश कर दिया गया बिकॉज वेस्टर्न्स डिडंट बिलीव कि नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया में इतने पहले होमो सैपियंस हो। अभी तक मैम वैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है उनके हिसाब से सबसे पुराना इंसान जो अफ्रीका से निकला, वो अफ्रीका से लोग यहाँ पर है, वही मानते हैं। बस वही मानते पर अब हमारा क्या इसमें काउंटर नहीं, क्या? इसके रियलिटी अभी रिसेंट एक पेपर है 1-2 साल पहले का ही, जिसमें बोला मल्टीपल ओरिजिन्स हो सकते हैं। इसमें थ्योरीज ही बनती रहती है और बनती रहेंगी। हमारा मैम क्या इसमें क्या टेक आ रहा है? आपका इस पे क्या टेक है? मेरा टेक ये है कि इंडिया वाज द क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। हम ही सब जगह यहाँ से निकले हैं। हम होमो सैपियंस ने निएंडरथल्स के साथ, डेनिसोवंस के साथ भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो सब लड़ाइयाँ जो हैं डिफरेंट फॉर्म में ऋग्वेद में कहीं ना कहीं हैं। तो मैम अब ये जो अफ्रीका वाला अगर कह रहे हो कि 1-1.5 लाख साल पहले है, तो ऋग्वेद तो 30,000 साल पहले आया। 30,000 साल पहले के जो लेटेस्ट इवेंट्स हैं वो भी हैं। 2 लाख साल पुराना एक इवेंट
भी है जो सीरियस स्टार का जो मैंने बोला वो मैं कंप्लीट करती हूँ, आधा छूट गया। अब अगस्त्य कह रहे हैं कि आप इंद्र को मरुदगणों आप इंद्र को अपने साथ ले लीजिए। नाउ मरुद्स आर द सदर्न हेमिस्फेरिक स्टार्स, मरुदगण रुद्र का ही एक पोर्शन है जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में भी मिलता है। ये ओराइन से जुड़ते हैं। फिर हम जो ओराइन की जो 3 बेल्ट स्टार्स हैं वो साउथ ऑफ सेलेस्टियल इक्वेटर है, दैट मीन्स वो असुर भाग में है। सो दे आर डिफरेंट पीपल, वेरी फियर्स पीपल, मरुद्स। उनको ऐसा भी दिखाया गया है, शायद समझ लीजिए आर्कटिक के होंगे या कहीं के होंगे फिजिकल फॉर्म में, टेरेस्ट्रियल पे। वहाँ के जो डियर हैं उनके स्लेजेस पे भी वो जा रहे हैं। इस तरह के भी विवरण जो है ऋग्वेद में हमें दिखते हैं। मरुदगण किस तरह से मूव कर रहे हैं एंटेलोप्स के साथ में या इनके साथ में। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उसमें ये अगस्त्य कह रहे हैं कि मरुदगणों आप इंद्र को अपने साथ ले लीजिए। दैट इज जैसे मैंने स्वाति का आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था। तो इस कैसे वो स्वाति का जो पाथ है 50,000 ईयर्स तक हमने याद रखा, ऐसे सीरियस स्टार का भी बहुत बड़ा प्रॉपर मोशन है। सो वंस अपॉन अ टाइम 2,20,000 ईयर्स अगो इट वाज ऑन एक्लिप्टिक, और एक्लिप्टिक से वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गए। अच्छा। तो जो इक्वेटर है, सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करके भी वो नीचे चले गए। तो काफ़ी नीचे हैं अभी, वो अगस्त्य के पास पहुंच रहे हैं। सो विद इन सम टाइम इट विल रीच इन 50,000 ईयर्स वो अगस्त्य के पास पहुंच जाएंगे। ओके। तब तक स्वाति भी काफ़ी हद तक एक्लिप्टिक के पास तो पहुंच मैम ये जाएंगे। एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से गया, तो आप ये बोल रहे हो कि हम जो बोल रहे हैं कि इंसान जो 2 लाख साल पहले भी अगर आ रहे हैं, तो अभी आप जो बता रहे हैं कि 30,000 साल पहले की ऋग्वेद आपने डेट किया, आप ये बोल रहे हो कि वो उस लेटेस्ट है। हाँ, लेटेस्ट मतलब जो कि जब भी बनी होगी, हाँ, उसके बाद में होता गया शतहिमा सुवीरा, जैसा जो 6th मंडला में आया। हाँ, तो 6th and 7th मंडला में एंड 3rd मंडला में वॉर हिम्स हैं। हाँ, तो 6th मंडला में शतहिमा सुवीरा करके आशीर्वचन आया। तो आशीर्वाद देते हैं ना, तो बोलते हैं जीवेम शरदः शतम, मतलब आप 100 शरद जिए। करेक्ट। तो ऋग्वेद में हमें सिर्फ 5 सीजन्स मिलते हैं। शिशिर वर्ड ही नहीं है वहाँ पे, और हेमंत वर्ड भी नहीं है, हिम वर्ड है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 34,000 ईयर्स एगो, 35,000 इनफैक्ट, तब हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट में टेक्टोनिक बहुत चेंजेस आ रहे थे बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर ऑफ हाई ग्लेशिएशन। ओके। तो वहाँ पे टेक्टोनिक भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा था। इसी वजह से दृश्यद्वती भी मूव इस तरफ हो जा रही थी, यमुना कभी इस तरफ मूव हो रही थी, कभी वापस इससे सरस्वती से जुड़ रही थी। ऐसे ऐसे करते करते फाइनली वो गंगा से पूरी तरह से जुड़ गई। तो टेरेस्ट्रियल वाला भी हमको इसमें ऋग्वेद में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाते हैं। हम जो सेलेस्टियल जो चीज़ें हैं उसको भी हम उसमें जोड़ते हैं। हम अभी तो आकाश गंगा बोलते हैं, उस समय हम सरस्वती बोल रहे थे। She was one of the cosmic figure also in Rig Veda. Right, beautiful. Right. मतलब मैम आइडिया वही है कि हम इवेंट्स के हिसाब से ये बता सकते हैं कि इस इंटरप्रिटेशन से ऋग्वेद इतने साल पुराना है। अब हम ये सोच रहे हैं कि अभी भी इवेंट्स पता लग रहे हैं कि इन द पास्ट कितने लाखों साल पहले ये इवेंट्स हुए होंगे। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो लेटेस्ट इवेंट्स के हिसाब से जो हम लगा रहे हैं वो 35,000 हमें 35,000 मिल रहा है। इतना मिल रहा है। अब अगर मे बी फ्यूचर में और अगर हमें ऐसे इवेंट्स के प्रूफ मिलते हैं जो हुए हैं, उसके हिसाब से हम ऋग्वेद के कॉन्टेक्स्ट से वो बता देगा। ऋग्वेद में हम बताएं कि एक वॉर के बारे में मेंशन्ड है, कल को हमें उसके बारे में कोई साइंटिस्ट बताता है कि एक वॉर हुई है, तो हम उससे लिंक कर सकते हैं अगर वो वॉर 50,000 साल पहले हुई है। तो ऐसे करते करते हम लाखों साल पहले जा रहे हैं। गॉट इट, अंडरस्टूड, वेरी इंटरेस्टिंग। ऋग्वेद में एक चीज मेंशन है, अब जैसे हम गॉड की बात कर रहे हैं और साथ में काफी चीजें और भी हम डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद में दी अश्विन्स, मरुत्स एंड ऋभुत्स के बारे में बात की गई जी। और ये बहुत ही अलग है, मिस्टीरियस है और समझ नहीं आता जी। क्या ये एलियंस थे? नहीं, ये एलियंस नहीं थे। आप बताएं। अश्विन्स जो है वो अश्विनी कुमार जो हैं, जो बाद में मेष राशि के एक नक्षत्र बने। तो नक्षत्रों को नाम देना शुरू हो गया था। तो आप देखेंगे सारे नक्षत्रों के ना देवता भी होते हैं।
तो जो देवताओं के नाम है वो आपको सारे ऋग्वेद में मिल जाएंगे। अहिर्बुद्ध मिल जाएंगे आपको, जैसे आपने कि रिभूस कहा, तो रिभूस का तो उतना नहीं मिलता, लेकिन हमें अश्विन जो हैं, अश्विनी नक्षत्र के अश्विन कुमार जो हैं वो हैं, भग हैं, भग भी एक देवता है अपने ऋग्वेद में, और वो वहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह से बहुत सारे जो नक्षत्र हैं उनके जो देवता होते हैं वो ऋग्वेद में भी देवता हैं। ओके, तो ये जो नाम है ये एस्ट्रोलॉजी में यूज हो रहा है अभी, है ना? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में वो यूज होते हैं। मेक सेंस। अश्विन्स हैं, कृतिकास हैं, ये जो सारे जो हैं ये सब देवता हैं, नक्षत्र के देवता, नक्षत्रों के देवता। कृतिका के जो देवता है वो अग्नि है। सो जो फर्स्ट ह्यूमन ने जब कृतिका को देखा उगते हुए तो उसको बोला कि इसका देवता अग्नि है। कृतिका इज द स्टार, कृतिका इज वन ऑफ द नक्षत्र। नक्षत्र, ओके। तो नक्षत्र के जो देवता हैं उनको हमने अग्नि कहा। एंड इंटरेस्टिंगली ये वैदिक उसमें कृतिका जो है वो मातृकाएं हैं, है ना? तो सॉरी, मातृकाएं हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि सबसे पहली मातृका को अग्नि नाम दे रहे हैं, अग्नि देवता दे रहे हैं। तो सिविलाइजेशन जो है वो वुमेन सेंट्रिक थी, यानी कि अभी भी आप देखेंगे तो अगर ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करने वाली अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हुई तो वो मार्गरेट थैचर थी। इंडिया में भी हम इंदिरा गांधी को मानते हैं कि शी इज़ वन ऑफ द आयरन लेडीज। इस तरह से जब जब जो महिलाएं जहाँ जहाँ रही हैं, दे हैड बीन मच गुड मैनेजमेंट्स एंड पीसफुलनेस, ये रहा है। सभ्यता अगर वाकई में वुमेन को दे दी जाए, दे आर द बेस्ट मैनेजर्स। सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। आज भी हम मैनेज करते हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, रिसर्च भी मैनेज कर रहे हैं, आर्किटेक्चर भी मैनेज कर रहे हैं, एवरीथिंग। रात के 2 बजे तक रिसर्च भी हो रही है, एवरीथिंग हो रहा है, घर में खाना भी बना रहे हैं, एवरीथिंग। सो अग्नि अगर हम मतलब जो पहली नक्षत्र हैं उनको दे रहे हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ में हर जगह कृतिका से ही शुरू होती है। गॉट इट। पहला नक्षत्र ही कृतिका था। राइट। मतलब मैम नक्षत्र के हिसाब से हमने देवताओं के नाम दे दिए, और उनमें से जो अश्विन है, मारुत हैं, मरुत जो है रुद्र गण है, रुद्र आद्रा का नक्षत्र है। मैम फिर ये क्यों बताया जाता है ऋग्वेद में कि जो अश्विन हैं वो ट्विन गॉड हैं जो कि बाहर से आए, दे केम बियॉन्ड स्काई, परफॉर्म मेडिकल सर्जरीज, रिप्लेसिंग लिम्स, रिस्टोरिंग लाइट, और इंसानों को ठीक करके ये वापस चले गए। कहाँ से? तो एक जब वर्नल इक्विनॉक्स का जो मैंने आपको बताया था प्रिसीशन होता है, तो कृतिका में 960 इयर्स तक कोई नक्षत्र जो है वो सन जो है उसी के साथ उग रहा है। एवरी मॉर्निंग जैसे ही वो सेज जो है जा करके ब्रह्म मुहूर्त में देखेंगे तो कृतिका जो है वो होराइजन पे है। अब जो उषा काल जो है वो आना शुरू है, कृतिका जो है वो ऊपर आ रही है। तो ये 960 इयर्स तक दिखाई देता है। वैसे ही 960 इयर्स तक आपको अश्विन भी दिखाई दे रहे हैं, अश्विन कुमार, यानी कि कुछ सितारों को जोड़ करके 2 ह्यूमन फॉर्म्स जो है उसमें बना दिए गए, तो वो अश्विनी कुमार कहलाए। तो ये अश्विनी नक्षत्र के जो हैं वो हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं वो अच्छे डॉक्टर्स भी बनते हैं। इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसी समय में अपाला करके या कोई इस तरह का जो प्रोस्थेटिक्स है, स्कल की जो सर्जरीज हैं, वो स्कल की सर्जरीज भी मुझे बहुत पहले की स्कल्स जो हैं वो मिले हैं, मोर देन 10,000 ईयर ओल्ड, जहाँ पे ट्रिपेनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसमें स्कल को आप पूरा तोड़ देते हैं एंड फिर ब्रेन में ऐसे सर्जरी करके वो पोर्शन जो खराब पोर्शन है वो निकाल देते हैं एंड अगेन उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, मगर वो कवर हो नहीं पाता है। तो स्कल्स जो है वो उसके साथ में भी मिले हैं, जिसमें ये पता चलता है कि ब्रेन सर्जरी भी करी गई है। अब वो समय था जिस समय में ये रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, है ना, टेप रिकॉर्डिंग्स ही है ना ये ऋग्वेद। तो उस समय ये रिकॉर्डिंग हो रही थी कि जब अश्विनी का समय आया तो ये सर्जरीज वाले जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट हुई, है ना। अब वो चले गए, जो आपने कहा चले गए, तो अश्विन का टाइम चला गया, अब दूसरी आ गई, भरणी आ गई। गॉट इट, गॉट इट। मतलब मैम हम ये बोल रहे हैं बेसिकली द आइडिया इज कि
हर नक्षत्र में कुछ लोग पैदा होंगे, हाँ राइट? जी। अब हम बोल रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र में अगर कोई पैदा हुआ तो वो बेहतर डॉक्टर्स बने, डॉक्टर्स बन जैसे आपने सकते बताया हैं जी। कि पहले अब ये कैसे पता लगा कि ऋग्वेद में हम ये देख रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र में जो भी बच्चे पैदा हुए तो वो बहुत सर्जरीज करने लग गए, जिससे कि हम ये बता रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र में हुआ जी। तो वो सर्जरीज हो रही थी, जी। राइट? इसका जी। ये मतलब हुआ? ये मतलब ओके, गॉट इट। अब मैम इसका मतलब उस वक्त सर्जरीज हो रही थी? हो रही थी, ये तो मैं बता रही हूँ कि ट्रिपेनेशन बोलते हैं, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं, जो ब्रेन की सर्जरी। और क्या क्या मैम आपको लग रहा है? प्रोस्थेटिक्स लिम्स जो है, नए लिम्स बना रहे थे, प्रोस्थेटिक्स बना रहे थे, डेंटिस्ट्री कर रहे थे, मतलब रूट कैनाल कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, और वो सारी चीज़ें माइक्रोलिथ्स भी मिली हैं, और वो बाद में सुश्रुत में बहुत प्रॉपरली होकर के वो आई हैं। प्लास्टिक सर्जरी भी कर रहे थे ना, नाक का पूरा उठा के उल्टा, वो है। यहाँ वो यहाँ का जो स्किन है वो लेकर के यहाँ पे लेकर नाई लोग कर रहे थे। मतलब उसमें देखिए अब कि कैसे कैसे लोगों को भी उसमें एम्प्लॉय किया गया। 19th सेंचुरी तक नाई लोग करते थे पुणे में और इसके आसपास में जी सर्जरीज। आज में हम लोग कहते हैं यूएस जाना है क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, कोरिया जाना है, या आपके देखो नहीं, हमारे यहाँ के ये सारी चीज़ें ले जा करके फिर वहाँ पे वो एक बोर्ड फॉर्म हुआ, उन लोगों का मेडिकल काउंसिल फॉर्म हुआ ब्रिटेन में। हमारे यहाँ के जितने भी जो शेप्स के, क्रॉन्च शेप के, क्रॉन्च यानी कि कौवे के शेप का, और ये सारे शेप के जो डिफरेंट सिजर्स थे जो सुश्रुत में पाए जाते हैं, उन्हीं सब शेप्स को लेकर के फिर ब्रिटिश ने अपना एक पूरा मेडिकल वो बनाया, एंड देन दे स्टार्टेड द सर्जरीज अकॉर्डिंग टू इंडियन पद्धति जो है। राइट। जो रिबूज हैं, इनके बारे में कहीं ऋग्वेद में ऐसा है कि ऐसे ह्यूमंस थे जो कि भगवान बन सकते थे, इनके पास ऐसी शक्ति थी, बीइंग्स हु टॉट ह्यूमन एडवांस craftsmanship and technologies could create living beings from non-living matter. ऐसा कुछ है रिबू उसके बारे में? ऐसा लिखा तो हुआ है, लेकिन ऐसे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो अब तो बहुत मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो उस समय ये सब ऐसा आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो इंसान जो भगवान बन सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छे से तो मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगी, बट एक था, जैसे कि मैंने विश्वामित्र और त्रिशंकु का आपको एक पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि फिर वो हेवन में उनको जो है नया ही हेवन बना दिया सदन हेमिस्फीयर में, और फिर उसको उन्होंने गॉड की पदवी भी दे दी कि त्रिशंकु जो है वो वहाँ पे रहेंगे करके। राइट। सो इस तरह की चीज़ें भी होती थी जो हम लोग अभी थोड़ा सा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। हमें लगता है कि वो एक सुपर बीइंग कुछ बना देते हैं वो, या फिर वहां से उसको वापस से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर कर देते हैं। उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ अलग भी हो सकती है। तो वो एक एलियंस के बारे में कुछ वैसे मेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ओके। एलियंस तो मैं आज भी नहीं मानती हूँ। जो हुआ अनुनाकिस का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब अनुद्रुयु यहाँ से निकले तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जब वहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया, हिंदू कुश के बाहर, तो उस पहाड़ के उस तरफ में जब वो बसे तो वहाँ के जो लोग, कुछ थोड़े बहुत जो पॉपुलेशन रही होगी, उन्होंने माना कि ये कहीं ऊपर से आए हैं अनुनाकिस, दे क्रॉसिंग द हिंदू कुश। तो अनुद्रुयु जब क्रॉस करके और फिर वो फर्टाइल क्रिसेंट की तरफ में जब वो बढ़े, उस समय फर्टाइल क्रिसेंट नहीं था, उस समय वो रिफ्यूजियाज ही थे क्योंकि वो कोल्ड स्पेल था। लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो फिजिकल फॉर्म में जब वो ऊपर से कहीं से उतर के आ रहे हैं और कोई लोग देख रहे हैं कि अरे ये ऊपर से कोई आ रहा है, सो दे फेल्ट कि ये दे मस्ट बी एलियंस ना। ऊपर से कैसे आए मतलब? हिंदू कुश से जब नीचे उतर रहे हैं। अच्छा। So they had to cross हिंदू कुश। ओके, ज्योग्राफिकली वो देख के कह रहे नीचे आ रहे हैं, तो कहाँ ऊपर से आ रहे हैं? हाँ, तो कहीं से आ रहे हैं, मतलब एंड दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। तो उनको ऐसा फील हुआ कि दे आर सम एलियन काइंड ऑफ पीपल। तो अनुनाकिस कैसे, उनको अनुनाकिस उन्होंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में उसको इस तरह से विमान के बारे में तो लिखा हुआ है ना कि फ्लाइंग सॉसर्स होते थे, 3 व्हील्ड एयरक्राफ्ट्स, ये क्या था फिर? ये सब एस्ट्रल चीजें थी जो कि स्टार गेजिंग करते थे, और उसमें ही उन्होंने जो है, जैसे सप्त युंजति एकम चक्रे जो आया है, उसका मीनिंग है कि सप्त रथ जो हैं, 7 रथ हैं, वो अपनी अपनी ऑर्बिट में हैं,
बट वो सारे के सारे एक के साथ योगिंग कर रहे हैं, सन के साथ योग कर रहे हैं. सो दैट मीन्स ये 7 जो ग्रह हैं वो सन के साथ में योग कर रहे हैं. ऐसा विवरण जो है वो 164वें फर्स्ट मंडला में 164वां आप उसमें चले जाएंगे सूक्त में, उसमें एक मंत्र ये भी है. तो 7 हॉर्सेस जो है वो दैट इज योग्ड विद, इसलिए वो जो सूर्य की आइकोनोग्राफी है उसमें 1 व्हील्ड चैरियट है एंड 7 हॉर्सेस दिखाते हैं. सो सूर्य इज ऑलवेज अ 1 व्हील चैरियट, व्हाई नॉट 2 व्हील्स? एक व्हील से तो नहीं चल सकता ना रथ, उसको तो 2 व्हील चाहिए. बट ऑलवेज द आइकोनोग्राफीज भी जो है ना उसमें 1 सिंगल रथ ही दिखाया जाता है, मतलब सिंगल व्हील दिखाया जाता है रथ का. एंड 7 हॉर्सेस आर द प्लैनेट्स. इट इज नॉट द विबग्योर जो लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया, उसको वैसा कुछ नहीं हो रहा था. इट वाज अ 7 रथास, मीन्स 7 बॉडीज, 7 सेलेस्टियल बॉडीज. रथा मीन्स बॉडी. दशरथ का जैसे हमने डिस्कस किया था कि 10 बॉडीज के बराबर की उसमें जो क्षमता है तो दशरथ कहलाया. बृहद रथा, बहुत ही बड़ा ह्यूमन बॉडी. तो ही वाज वेरी ह्यूज, मस्ट हैव बीन वेरी ह्यूज इन अपीयरेंस. राइट. अब जैसे मैम विजुअली कई जैसे पुरानी हम देखते नहीं, जब हम लिखते हैं कि विमानाज इन रामायण, तो ऐसे विमान मिलते हैं, तो वो सब आप कह रहे हो कि वो देखे जाते हैं, थे नहीं थे रामायण. अब जैसे ये वाले देखो विजुअल जो आते हैं हमें मिलते हैं, अब जैसे ऐसे विजुअल जो लोग इवन अभी रामायण मूवी में भी दिखाया दिखा रहे हैं ना समथिंग, वो गोल घूम रहा है लोटस फॉर्म में, ये पुष्पक विमान. तो ये विमान आपको अब जैसे जो मंदिरों की शेप्स भी हैं उससे भी लोग कई बार लिंक करते हैं, तो इसका हमें कुछ रेलेवेंस मिलता है ऋग्वेद में? देखिए लंका जो थी जो छागोस लक्षद्वीप रिज पर थी, और कहीं ना कहीं वो वॉल्केनिक जो इरप्शंस हैं वो होते रहते हैं, मड वॉल्केनोस भी बनते रहते हैं. तो उसमें कहीं ना कहीं हीलियम का कहीं निकलना ऐसा हो रहा होगा. एंड उस समय उन लोगों ने बलून का जो ये है एक बनाने की कोशिश करी होगी, जो आज भी बलून वाला जो काफ़ी लोअर साइड में चलता हुआ ऐसा दिखाई देता है. उसको पुश ऑफ करने के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने इग्नाइट करके उसको जो फिल करना है, बलून को फिल करना है, कुछ ना कुछ पद्धति तो डेफिनेटली निकाली है. एवरीथिंग इज नॉट रीसेंट. कुछ चीज़ें जो हैं वो रही थी, और उस तरह से उन्होंने वो पुष्पक विमान, क्योंकि वो पुष्प की तरह, अगर वो जो रुई के जो पुष्प छोटे छोटे जो अपने आप उड़ते रहते हैं ना विद अ सिंगल सीड बीनीथ, क्या बोलते हैं उसको मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो ऐसे उड़ते रहते हैं. हम लोग बचपन में उसको ऐसे पकड़ने की कोशिश करते थे. I got it. You got that? तो उसको पुष्पक जैसा कहा कि पुष्प की तरह हल्का, और वो उड़ रहा है तो पुष्पक विमान हो गया. उसको कुछ शेप भी दिया होगा पुष्प की तरह का, जो बलून के साथ में उड़ रहा होगा. तो बिटुमिन का यूज़ हुआ या फिर हॉट एयर का यूज़ हुआ, ये सब तो चीज़ें कुछ इंजन बनाने की कोशिश हुई होगी. रथ को बनाने की कोशिश ऋग्वेद में ही दिख रही है, अराटू वुड के साथ में, जो सबसे टफेस्ट वुड जो है वो उसके साथ में उसका नेवल और उसका एक्सल बना रहे हैं. इट इज़ नोवेयर मेंशन कि जो एक्सल है वो आयरन का है. ऋग्वेद में एक्सल भी वुड का है, वो लिखा हुआ है. सो प्रयास तो चल रहा था, क्योंकि फॉरेस्ट इतना था, लकड़ी हमारे पास इतनी थी, हम अंत्येष्टि इतने अच्छे से कर पा रहे थे. कैन यू एवर थॉट कि डेड सी के पास में जो स्क्रॉल्स मिल रहे हैं, या ममीफाइड लोग जो केव के ऊपर में मिल रहे हैं, वो क्यों है, या वहाँ पे वो क्यों प्रथा थी कि गाड़ा जाए? हमारे यहाँ यह क्यों प्रथा थी कि अंत्येष्टि में पूरा जलाए जाएं? हमारे यहाँ ग्रेव कल्चर क्यों नहीं था? बिकॉज वहाँ पे वो वुड नहीं मिल रहा था. वुड वॉज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम, कि वो हम खाना बनाने में यूज़ करें कि आदमी को जलाने में यूज़ करें. तो भाई उसको तो वहाँ पे रख दो रेत में, वो अपने आप ही दब के जो है ख़त्म हो जाएगा, या ऊपर रख दो. पर्शियंस में था, वल्चर्स जो हैं वो खा लेंगे, सो दैट द इकोलॉजिकल बैलेंस इज. तो आपको लगता है कि उस वक्त जो ऋषि भी होंगे तब उनके पास कुछ ऐसी पावर्स हो सकती हैं जो कि सुपरनैचुरल हो? मुझे तो लगता है कि हो सकती हैं, क्योंकि दे वर कंट्रोलिंग अगर एनवायरनमेंट
तो हमारे यहाँ टॉर्नेडोज नहीं आते थे, अभी रिसेंटली आया है जम्मू कश्मीर में. वी हैव स्टॉप्ड ऑल काइंड ऑफ यजना फॉर लास्ट 200 years. जो पहले British- टोर्नेडो कुछ नहीं आया. हमारे देश में कहीं पे भी रिकॉर्डेड टॉर्नेडोज नहीं है इतने ह्यूज स्केल में जो अभी आया है जम्मू एंड कश्मीर में. ओके. एंड जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत ही अच्छे से हिंदुज़म को फॉलो किया जाता था एंड वहाँ पे यज्ञ कल्चर बहुत अच्छा था. और आपको क्या लगता है आफ्टर रीडिंग ऋग्वेद क्या और टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं या जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज उस वक्त जैसे possible? रामायण में नहीं है, वरुण देव को उन्होंने डांट दिया था बाण से, मतलब बोला था रास्ता दे दो नहीं तो मैं तुम्हें वो करूंगा. एंड देन ही सेड समथिंग कि मत करिए ऐसा, और उनसे क्षमा याचना करी थी श्री राम से. सो दे डिड हैव सम काइंड ऑफ सुपरनैचुरल पावर्स एज वेल. इवन अभी भी कई हैं जो अभी जैसे रेकी होता है या कुछ होता है, दीज आर ऑल्सो समथिंग जिसको हम, इन फिनोमिनास को हम समझा नहीं सकते, बट द थिंग्स हैपन. राइट. इसका मतलब आगे यही हुआ कि इसको जो हम सुपर कॉन्शियसनेस को मान रहे हैं, जो एलिमेंटल गॉड थे, वो बाद में कुछ ह्यूमन फॉर्म में हमने ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स देखे जिनको बाद में हमने भगवान बोल दिया. भगवान बोल दिया. इंद्र जैसा उनका जो पावर है राम में, तो इंद्र तुल्य उनको कहा गया. एंड देन उन्हीं को फिर हम पूजने लगे, रादर देन इंद्र को फिर हम राम को देखने लगे उसके रूप में. बाद में जब कृष्ण आए तो हमने कृष्ण को देखने लगे उसके रूप में. ओके. बट राम वाज सो मच ग्लोरीफाइड कि व्यास जी को गुरु के पुरोहित होने के बावजूद एक रामायण उनको महाभारत के अंदर लिखनी पड़ी. सो इतना महात्म्य जो था वो रामायण राम का था. तो पुरानी हिस्ट्री को वो इराडिकेट भी नहीं कर पाए, इक्ष्वाकुओं को तक नहीं कर पाए जिनसे वो खुद भी लड़ रहे थे. तो वन ऑफ द इक्ष्वाकु किंग फॉट फ्रॉम कौरवस साइड आल्सो विद द पांडवस, समथिंग लाइक दैट. ओके. ओके. राइट. मैम, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि ऋग्वेद, ये मुझे समझ आ गया, ऋग्वेद में मंत्र हैं जो ऋषियों ने बोले. ऋग्वेद में 10 मंडलास हैं जिनके अंदर 10,600 वर्सेस हैं. ये 10,600 श्लोक हो गए. मंत्र हैं. मंत्र नहीं बोल, श्लोक नहीं बोलेंगे. श्लोक नहीं बोलेंगे, सूक्त बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे. सूक्त को और मंत्र एक ही चीज है. सूक्त के अंदर में ही किसी सूक्त में 4 मंत्र हैं, किसी सूक्त में 12 मंत्र हैं, किसी सूक्त में 18 मंत्र हैं. राइट. एक चैप्टर जिसमें 10 मंत्र हैं. और उस एक ऋषि ने देखा इस प्रकार से. ओके. जी. और 10,600 क्या है फिर ये मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर. ओके. अब मैम हम ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद को हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वो 10 मंडला बन गए. 10 मंडला बन गए. ओके. फर्स्ट मंडला में आपको मैक्सिमम ऋषिज मिल जाएंगे जो कि कॉमन ऋषिज हैं. और 10वें मंडल में भी आपको बहुत सारे ऋषिज मिल जाएंगे. इसका मतलब यही होगा कि जिन ऋषि ने जो देखा उन्होंने वो उसमें लिख दिया. राइट. इसको कंपाइल, उन्होंने वॉर देखा या जो उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने देखा स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया. उसमें कुछ और भी चीजें कोडिफाइड हैं, जैसे मैथमेटिक्स भी है, आयुर्वेद भी है, बहुत सारी चीजें उसमें कोडिफाइड भी हैं. हम लोगों को डिकोड करना नहीं आ रहा है अभी भी नहीं आ रहा है. मैथमेटिक्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि वो मंत्रों को बाद में सामगान करके रिचुअल्स में, यजुर्वेद में उसको प्रोस फॉर्म में ला करके उन मंत्रों को बोल करके ही आहुतियाँ दी जाती हैं. और वो आहुतियाँ काम करती हैं, आपके एनवायरनमेंट को शुद्ध भी करती हैं, और उनके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ पे. वो हम खो चुके हैं. उनकी क्या एक्चुअल में मीनिंग थे, क्या होता था, उसका एक प्रत्यक्ष रूप जो है अग्नि चयन के ऊपर जो हुआ. तो मैंने आपको एक लिंक भेजा है, अगर आप इसमें डिस्प्ले कर पाएंगे तो. आपको कितना टाइम लगा ऋग्वेद पूरा पढ़ने में? मैं तो अभी तक पढ़ ही रही हूँ, 30 साल हो गए, अभी तक पढ़े ही जा रही हूँ. और उसमें जब भी कुछ पढ़ती हूँ नया कुछ निकल के आता है. राइट. तो मैम ऐसे फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई या हम ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे? ऐसे कैसे पता चलेगा कि वी आर, इन द सेंस कि रीडिंग तो पूरी कर ली है, वो कंप्लीट है. वेदांग भी पूरा, वेदांग ज्योतिष मैंने पूरा पढ़ लिया है, वो कंप्लीट है. सूर्य सिद्धांत मैंने पूरा पढ़ लिया है, वो कि वो पीरियड है. राइट. मैम ये वीडियो, हाँ. ओके. तो किस तरह से
ऋग के मंत्रों को बोला जाता है। मैं एक बार प्ले तो करता हूँ। ये जो परफॉर्मेंस है ये क्यों हो रही है वो हाँ। बताएंगे। अच्छा, जी। जो उसमें स्वर है उदात्त वगैरह वो क्यों यूज कर रहे हैं, वो चिड़ियों से प्रभावित हैं। सोमा तो मैम इज सोमा मंडल भी है और सोमा प्लांट होते थे। तो जो आया आयुष क्या बोलते हैं उसको, अमेरिकन्स जो करते हैं, कैनबिस करते हैं मैम। हाँ समथिंग दैट, कुछ तो करते हैं सो दैट दे आर हाई। हाई इनटू और कनेक्ट होते हैं इनटू सम डिफरेंट रियल, और सब बोलते हैं सभी उसी टाइप के रियल में कनेक्ट होते हैं। According to Rigveda, the man who performs Agnishtoma and Adhirata goes up to heaven as a result of drinking Soma. Apama Soma Mamsuka Abhuma Ganma Yuri Ravidama Devan. This is So from ये Rigveda. जो साउंड सिस्टम है हाँ, इट इज बॉट फ्रॉम नेचर, वहाँ से बाई किया, जैसे चिड़िया बोलती है ना, अच्छा, इट्स समथिंग लाइक जब जानवर कुछ बहुत पिक्यूलियर आवाजें निकालते हैं हाँ। समटाइम्स टू कोपुलेट, तो तभी भी वो एक बहुत पिक्यूलियर आवाज निकालते हैं, राइट, है ना। हाँ, उसी तरह के उदात्त और ये सब चीज़ों को लेकर के मंत्रों को ऐसे बोला जाता है। मंत्र एकदम सपाट नहीं बोले जाते, उसमें उदात्त होता है, उसमें स्वर है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, एंड इट इज समथिंग, अगर आप एकदम से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई चिड़िया बोल रही है। सो ये सब जो उस समय जो नेचर से उनको मिला, उन्होंने उसको कोडिफाई किया, क्योंकि वो डिकोड कर चुके थे कि उस स्वर का क्या इफेक्ट होगा हमारे बॉडी पर। और जस्ट वो एक सोमा ड्रिंक लेने से नहीं होता है, उन मंत्रों का भी एक मैथमेटिकल कोडिफिकेशन है, समथिंग लाइक जो हमें जो साउंड्स नहीं सुनाई दे रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ्स में हैं, वो हमें जो नहीं सुनाई दे रहे हैं, जो सुनाई दे रहे हैं उनको उन्होंने कोडिफाई किया। इस तरह से हम करेंगे तो वो हमारे ऊपर ये इफेक्ट लेकर के आएगा। उदात्त से तो इवन मीनिंग भी कई बार चेंज हो जाते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उसमें ऋग्वेद में है कि द एनिमी ऑफ इंद्र, सो इंद्र से इंद्र शत्रु, लेकिन वो उसका अगर उदात्त कहीं पे अलग अलग स्वर लगा दिया और वहाँ पे वो जो जैसे ये ऐसे ऐसे जो किया, उसमें अगर वो स्वर ऊपर गया तो इट विल बिकम दैट इंद्र इज द एनिमी ऑफ अदर पर्सन, वो इंद्राज एनिमी की जगह इंद्र इज एनिमी हो जाता है। सो इतना इंटरेस्टिंग जो है वो मंत्रों का है जो हम खो चुके हैं। मतलब मैम साउंड की पिच से हम मीनिंग निकाल रहे हैं। मीनिंग भी अलग हो जाते थे जी, साउंड की पिच से मीनिंग अलग हो जाते थे। तो अगर आपने डिफरेंट कर दिया तो आप जो इंद्र को बुला रहे हैं तो वो इंद्र आपका शत्रु बन के आपके सामने आ जाएगा, है ना। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो फिजिकल फॉर्म में हमने उसको पढ़ लिया, राइट, वो दयानंद सरस्वती जी ने उसका वैसा अनुवाद कर दिया। लेकिन जो अलग जिन्होंने पहले जो किया है, सातवलेकर जी ने उनका हिंदी में यथार्थ जैसा अनुवाद था वैसा सायणाचार्य का अनुवाद किया है। तो उसमें हम लोगों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है। राइट, उसमें हमें ऐतिह्य में हिस्ट्री भी मिलती है। यानी ऐतिह्य का मीनिंग होता है श्रुति जैसे हमारे तक पहुंच गई और वो आप्त वाक्य है, यानी कि दैट हैज टू बी फॉलोड। ओके, उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगर सपोजिंग स्वर चेंज हो गया और स्वर का आपने प्रॉपरली मीनिंग जो है नहीं किया तो वो मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो पता चला आपने होम जो है वो
इंद्र के लिए किया है और इंद्र आपके शत्रु बन शत्रु बन गए के Right, सामने right. खड़े हो और मैम कितना टेक्निकल था आप देखो, इतना टेक्निकल मतलब था। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ भी रहे हो, ये तो कोई हाँ। सोच भी नहीं सकता ये कोई कि मतलब आवाज की पिच से उसका मीनिंग डिसाइड हो सकता है। मीनिंग चेंज और मैम इसका मतलब ये भी है कि आपस में भी लोग समझते होंगे हाँ कि कोडिफाइड है ना, कोडिफाइड तो है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। तो मतलब इसीलिए मैंने कहा ना छंदो भाषा जो है वो बोलचाल की भाषा थी ऋग्वेद के टाइम पे ऋग्वेद के टाइम पे छंदो भाषा। हाँ, जो जिस भाषा में ये ऋग्वेद लिखा हुआ है वो आपस में बातचीत भी वैसा कर रहे थे। संस्कृत, एंशिएंट संस्कृत, तो एंशिएंट संस्कृत। ऋग्वेद की जो संस्कृत वो एंशिएंट संस्कृत है ओके। जी। और छंदो कैसे आपने बोला? एक छंद है, आर्ष भाषा है ये। अच्छा इसका छंद डिफरेंट टाइप का, क्योंकि उसमें स्वर भी आ गए ना, ओके। जो जैसा भी मैंने बोला ना ऊपर गया नीचे हाँ। गया इस तरह से जो आया, हाँ तो ये स्वर जो है वो मीनिंग भी चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। है ना। तो ये दूसरे संस्कृत में नहीं है, ये नहीं कि ये जो हमारे रामायण जो- के संस्कृत में है या महाभारत के ये संस्कृत पिच वाली में, बात वो नहीं है। पिच वाली बात नहीं है। गॉट इट। तो छंद जो है वो इसीलिए उसको छंद भी, इसलिए एंशिएंट मीटर्स में एक डिफरेंट मीटर में भी वो स्वर, गॉट इट। तो वो छंदो भाषा हो गई। राइट, तो उस वक्त आपस में भी लोग इसी में बात कर रहे थे, इसीलिए भाषा का मीनिंग है कम्युनिकेशन। भाषते इति भाषा, तो हम भाषा में बात करें तो इसलिए छंदो भाषा कहा गया। तो इतना सिंपल भी है लेकिन इतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। 100%। तो हमने तो So अभी तक fascinating. ऋग्वेद को ठीक से ना तो पढ़ा है और ना हमने उसको डिकोड किया है। डिकोड करना क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इट हैज एनकोडेड सम काइंड ऑफ अ रियलिटी। अब चलिए रियलिटी पे आते हैं। रियलिटी क्या क्या थी ऋग्वेद में? तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उपलब्ध हैं अपने पास। लॉयंस हैं, एलिफेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिफेंट्स हैं। अब वर्ड्स की इतनी शॉर्टेज है तो भी एलिफेंट के अलग अलग नाम हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्सेस हैं, इतने अलग अलग नाम हैं हॉर्सेस के, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्सेस उनको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हॉर्स के वो हड्डियाँ ही नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी के लिए बोलते हैं कि आर्यंस ही लेके आए होंगे हॉर्सेस जो हैं, और ऋग्वेद के टाइम के तो हॉर्स ही नहीं दिखाई दे रहे। अब मेरी डेटिंग जा रही है 30,000 BC के आसपास, तब तो हॉर्स हैं, शिवालेंसिस हॉर्सेस हैं यहाँ पे, और 34 रिब्स वाले ही हॉर्स हैं जो अभी अरेबियन हॉर्स में हैं। अरेबियन हॉर्स में अभी भी 34 रिब्स हैं। और ऋग्वेद में एक सूक्त मंत्र में आया है कि 34 रिब्स को प्रॉपरली क्लीन करो और उस रिब्स से फिर एक लाइट्स जो है उस आर्मिलरी बनाओ, 34 नक्षत्रस को उसमें प्लेस करो। मतलब ऑल दीज जो नाम जो इसमें आ रहे हैं 34 रिब्स के, इसका मतलब हमारे यहाँ के जो हॉर्स थे वो 34 रिब्स वाले थे, और वो शिवालेंसिस में हैं, और वो 30,000 ईयर्स अगो वो थे। वो एक्सटिंक्ट ही रामायण के पहले हुए हैं। तो ऋग्वेद की डेटिंग हॉर्स के थ्रू भी हम वैलिडेट कर पाते हैं। मतलब मैम इसका मतलब तो क्लियरली आर्यन और द्रविडियन जो है वो झूठ है। झूठ है, बिल्कुल झूठ। हम ये कैसे बोल रहे हैं कि ऋग्वेद 30,000 साल पुराना है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऋग्वेद में जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है, दशराजन्य वॉर, जो सबसे इम्पोर्टेंट वॉर है, जो कि रामायण और महाभारत और रामायण के पहले की एक वॉर है। वैसे तो पूरा ऋग्वेदी वॉर है से भरा हुआ है, लेकिन एक ये स्पेशल वॉर है। वाशागृह वॉर भी एक और हुई थी। एक और वॉर हुई थी जो बृहद्रथ, तुर्वसु और यदु के साथ में लड़ रहे थे। दैट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग 34,500 BC, जो कि मैत्रेयी आरण्यक का उपनिषद में भी आया। नाउ अगस्त्य और वशिष्ठ आर द ट्विन ब्रदर्स। दे आर बॉर्न ऐसे करके वॉर हिम के बीच में वशिष्ठ पुत्र जो है वो गा रहे हैं। अच्छा, वॉर में गाना गा रहे हैं ना, दे आर सिंगिंग ऑल दीज। छंदो भाषा मतलब दिस इज इन द ऑल दोज म्यूजिकल फॉर्म में ही बात हो रही है। सो जो वॉर हिम है उसमें हिम्स बोलते हैं ना। हिम्स क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर साउंड में बोला जा रहा है। अब उसमें उस हिम में ये बोलते हैं कि जो अगस्त्य और वशिष्ठ जो कभी उर्वशी से जन्म लिए थे, अब वो अगस्त्य जो है उदित हो रहे हैं, और परुष्णी के पास में ये वॉर हो रही है, और वहाँ से अगस्त्य जो है वो दिखाई दे रहे हैं।
दैट मीन्स उनका डेक्लिनेशन जो है वो अब इतना है कि अब इतने नॉर्दर्न लैटिट्यूड से वो दिखाई देना शुरू हुए हैं। शुरू होने के बाद फॉर 4000 ईयर्स वो वहाँ पे ही स्टैटिक रहते हैं, मतलब थोड़ा 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 ऊपर आते हैं, यानी कि थोड़ा कठुआ रीजन तक भी अब हमको दिखने लगा कश्मीर के। लेकिन वॉर हिम में जब परुष्णी के पास से दिख रहा है, दिखना शुरू हुआ है, दैट हैपन्स अराउंड 30,000 ईयर्स BC। सो दशराजन वॉर इटसेल्फ गिव्स यू बेसिक आइडिया कि ये सेकेंड एविडेंस ये है कि विश्वामित्र जो कि सुदास को केटर कर रहे थे, यानी कि वो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, ही इज़ फ्यूरियस कि ये लोग शॉर्ट बोज लेके क्यों लड़ रहे हैं, दिस इज अगेंस्ट धर्मा। शॉर्ट बोज हैं इन लोगों के पास में। जो शॉर्ट बोज क्या होता है? शॉर्ट बोज एंड लॉन्ग बोज आर इन द सेंस कि इट इज एज लॉन्ग एज योर ओन साइज। भाला जैसा? बोज एंड एरोज। अच्छा, बोज एंड एरोज। हाँ, अच्छा, है ना? ओके। सो बोज इतने लंबे हैं जितनी आपकी ह्यूमन हाइट है, तो उतने ही लंबे बोज एंड एरोज उस समय यूज होते थे। एरोज वेर वेरी लॉन्ग एंड आप ऐसे करके करेंगे तो बहुत दूर तक जा करके उसका जो गिरना होता था। सो इट टेक्स अ लॉन्ग फ्लाइट। शॉर्ट बोज जो हैं वो सीथियंस जो यूज करते हैं पास से जो मारना, मारने के लिए। पास से मारने के लिए। नाउ द वॉर टैक्टिक्स इज चेंजिंग। शॉर्ट बोज आ रहे हैं और उसमें जल्दी मरते हैं क्योंकि बहुत अंदर तक हिट होती है, और लॉन्ग बोज तो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आ रहा है तो अपन इधर हट गए तो यहाँ गिर जाएगा। बट शॉर्ट बोज जो है वो आप पास में जाके मार रहे हैं एंड इट विल कंप्लीटली पियर्स यू। ये देख के विश्वामित्र इज फ्यूरियस। नाउ आई वेंट इनटू द रिसर्च कि लॉन्ग बोज के अलावा शॉर्ट बोज कब आना शुरू हुए, आर्कियोलॉजिकली हमको कब मिल रहे हैं। सो इट केम अराउंड 30,000 BC। सो इट corroborates again with the help of other archaeological finds कि शॉर्ट बोज जो है वो क्यों आए। अच्छा, वो आए भी क्यों? क्योंकि उनको छोटे जानवर पास से मारने थे। क्यों? क्योंकि हिमयुग था, हर जगह इतनी स्नो है, इतना सब कुछ है, तो रैबिट निकला तो आपको शॉर्ट बो चाहिए। आप इतने लॉन्ग बोज से आप नहीं मार सकते। अब आप हाथी नहीं मार रहे हो या दूर खड़ा कोई जानवर नहीं मार रहे हो। यू आर ट्राइंग टू हिट स्मॉलर वर्जन्स ऑफ एनिमल्स एज अ स्टेपल जो खाना है उनको। तो ये बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो ऋग्वेद में है, जो कि धीरे धीरे अब निकल के आएंगी इन बुक फॉर्म। तो जो हमारा नसाद्य सूक्त है उसके नसदीय सूक्त है, उसके हिसाब से जो भी एग्जिस्टेंस है। अब मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ कि जो यूनिवर्स की शुरुआत है ऋग्वेद में, उसके बारे में क्या पता लगता है कि ऋग्वेद में जो लोग थे आए कहाँ से? हम बिग बैंग में मानते हैं। वो ये खोज रहे थे, उनको ये समझ में आने लगा था कि हम पता नहीं कैसे जो भी इवॉल्व हुए हैं, लेकिन पृथ्वी के पहले कुछ भी नहीं था, ये उनको मालूम था। पृथ्वी से पहले कुछ नहीं था। हाँ, पृथ्वी के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, करके नासदीय जो है ये पूरा शुरू होता है। कहाँ था, कहाँ छुपा था, किसने लिखा था। ये बहुत डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शुरुआत में जब हम छोटे थे तो ये सुनते थे कि पृथ्वी के पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, आकाश भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं था, कहाँ था, क्या था, किसने रचा था, कहाँ छिपा था। इस तरह से शुरू होता है। तो बहुत ब्यूटीफुल, हिंदी में भी वो बहुत ब्यूटीफुली गाया गया है उसमें। सो जब सब कुछ खोज लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फाइनली खोजा कि भैया कुछ भी नहीं था। एक स्पोर्ट्स से शुरू होता है एंड फ्रॉम देयर द होल यूनिवर्स start expanding. So they could see because they were looking at many galaxies forming. उसको सर्प कहा गया है गैलेक्सीज को। और एक देवता सर्पराजनी भी हुई, जिसको मैं एंड्रोमेडा से थोड़ा कनेक्ट कर पाती हूँ। तो जब वो देख रहे थे गैलेक्सीज फॉर्म हो रही हैं, और कई जगह देख रहे थे कि गैलेक्सीज गायब हो रही हैं, सुपरनोवा होता हुआ भी देख रहे थे। So they were observing the sky very minutely, what was happening outside.
एंड फ्रॉम दैट दे कुड अंडरस्टैंड कि पृथ्वी के पहले भी सत नहीं था, लेकिन असत भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। सत क्या है? जो दिखाई दे रहा है। असत क्या है? जो हमें पता नहीं है और हम उसको असत्य मान लेते हैं। बोलते हैं ना, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, उस तरह से। राइट। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें जो हैं वो नासदीय So, सूत्र में हम भी उसमें आपको मिलेंगी। इसमें जो पहला इंसान आया है कहाँ से आया है? इसमें इसको हम क्या मानते हैं? एवोल्यूशन मानते हैं, बिग बैंग मानते हैं? ऋग्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ऋग्वेद में होमो सैपियंस कंटिन्यूसली चले आ रहे हैं, वही दिखाई दे रहा है। राइट। तो इसको हम ऐसे बोलें कि पहले से थे। पहले से थे, क्योंकि 14 लाख साल से थे। 14 लाख साल से थे, और ह्यूमन फॉर्म्स में प्रॉपरली आते आते 8 लाख साल तक तो हमने बहुत अच्छे से स्वानियन अशुलियन कल्चर, ये जो 14 लाख से शुरू हुआ और 8 लाख साल तक का बहुत अच्छे से हमने शुरू कर लिया था स्टोन एज में। पहला इंसान तो- का हम क्या सोच सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, चिंपैंजी और इंसानों में बहुत कम इसमें जेनेटिक उसमें बहुत कम स्ट्रैंड्स का डिफरेंस है। ओके, तो एवोल्यूशन। एवोल्यूशन ही हो रहा था। ओके। हाँ, एकदम से एलियन जैसे हम आके नहीं गिरे। एलियन जैसे आके तब गिरे होंगे जब किसी मेट्योर में हमारा कोई जेनेटिक उसमें हम आ गए, एंड देन यहाँ जो भी हम इवॉल्व हो पाए वो वैसा हम इवॉल्व। कॉन्शियसनेस शुरू से थी या उसके? शुरू से थी कॉन्शियसनेस, तो पूरे कॉस्मॉस में है। तो इसको हम एक नेचुरल इवेंट मानेंगे, ये एक मानेंगे कि द कॉन्शियसनेस वांटेड दिस टू हैपन? व्हाट डू यू थिंक? मस्ट बी एक्सपेरिमेंटिंग। वी आर जस्ट देखते हैं इंसान जैसे बना- हम लैब्स बना के रखे ना, एप्स्टीन फाइल में निकला जैसे ह्यूमन लैब्स हैं हम, तो मस्ट बी वी आर द ह्यूमन, एक लैब का फॉर्म हो। मैम, ऐसा अब इतना कुछ हो रहा है, डोंट यू थिंक ऐसे तो मैम लाइफ आउट ऑफ अर्थ भी पॉसिबल है? हम यहाँ पे बैठ के कितने सारे चैनल्स देख रहे हैं ना अभी। इमेजिन करिए, सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कितने सारे चैनल्स देख रहे हैं, हाँ, राइट है राइट। ना। एक में तो हम लोग को देख रहे हैं कि ह्यूमंस हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं, वहाँ पे अमीबा टाइप के लोग हैं, वो ये कर रहे हैं, वहाँ पे स्टारफिश जो है वो आकाश में उड़ रही है, और वहाँ पे 8 पैर के घोड़े हो रहे हैं किसी दूसरी गैलेक्सी में। मतलब डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट वो, लेकिन है सब में लाइफ है। मतलब आई मीन टू से लाइफ है कहीं ना कहीं, बट नॉट इन द फिजिकल फॉर्म लाइक अस। अगर एक कोई एलियन यहाँ पे आता है तो सपोजिंगली वो ऑक्टोपस के शेप में हो, सपोज करो ऑक्टोपस के शेप में हो, एंड ही वांट्स टू लाइक ओवरपावर द होल अर्थ, तो हमको तो वो कॉकरोच जैसा समझेगा, सबको खत्म कर देगा, खा लेगा, मार देगा, एंड दे आर एज गुड एज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक अस। स्पेसशिप में आ रहे हैं, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन टाइप की वो हेड है, 2 आंखें हैं उनकी, जो अभी एलियन थ्योरी चल रही है ना, वैसा नहीं होगा। ऋग्वेद में तो ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं ऐसा कुछ भी कि नहीं। आउटसाइड। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वेलक्रो बाहर से आया है, कुछ ऐसे स्टोन्स हैं जो कि आउटसाइड अर्थ मिले हैं। पॉसिबल है? स्टोन्स तो आते रहते हैं ना, मीटेरोइड्स आया, कुछ ऐसा आ गया, वो कह रहे डिफरेंट टाइप का एक मेटल आया। तो जितने हम जो पीरियोडिक टेबल पे पढ़ते थे साइंस में, Right. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मून में हैं या फिर दूसरे प्लैनेट्स में हैं। वो चीज़ें हमारे यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। राइट। आपको लगता है फ्यूचर में ऐसा, आपको लगता है पॉसिबल है कि हमें कुछ मिले, कि पॉसिबली कोई लाइफ हो आउटसाइड अर्थ? बिल्कुल हो सकती है, लाइफ हो सकती है, मगर मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि ह्यूमन फॉर्म में होंगी। नहीं, किस में हो सकती है? इतना परफेक्ट अर्थ होना चाहिए जो ह्यूमन फॉर्म्स लेके आए। ह्यूमन फॉर्म के अलावा क्या हो सकता है? कैसे भी टाइप का फॉर्म हो सकता है। इतने सारे, जैसे हमारे जो मैमल्स हैं ये वाटर के अंदर भी हैं, उस तरह वहाँ एयर में ही उड़ रहे होंगे। इमेजिन शार्क जो है वो उड़ रहा है एयर में, वहाँ पे ऑक्सीजन है, कूल लगेगा देखने में। एंड सच टाइप ऑफ अ पर्सन मतलब इज कमिंग टू अर्थ, है ना। और वो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक रिसर्च थी कि सपोजिंगली पूरे ह्यूमंस अर्थ से गायब हो जाएं, जैसे ट्रम्प जैसे लोग आकर के न्यूक कर दें हर जगह को, वो सोचे बस अमेरिका ही बचेगा, उससे ज्यादा बुद्धू तो कोई है नहीं दुनिया में, कि न्यूक कर देने से न्यूक विंटर्स नहीं आएंगे अर्थ पे, एसिड रेन्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सब बढ़िया अच्छा है, हॉर्मोन्स उनके लिए खुल जाएगा। सपोजिंगली ऑल आर वाइप्ड आउट, then which is the next creature which will take over the earth?
व्हाट डू यू थिंक? दूसरे प्लैनेट से कोई आए? हाँ, ऑक्टोपस विल टेक ओवर. ओह. It is the most intelligent one after human being. So there is a research which has come कि supposedly the whole Earth is wiped out by human population पूरी खत्म हो जाए. So who is the next one which will take care? ऑक्टोपस. Octopus. फिर हम भी जो आएंगे अगले ऑक्टोपस जैसे. So we have to come because of consciousness तो दूसरा बॉडी ढूंढेगी ना. Right. So we will have to come in the octopus. फिर हम ऐसी पॉडकास्ट हो रहा होगा. हमारे 10-15 हाथ होंगे. क्वाइट इंटरेस्टिंग. जी. फूड के बारे में क्या पता चलता है, मुझे बताएं कि ऋग्वेद के क्या खाते थे? ऋग्वेद में हम लोग धान खा रहे थे और धान्य ही लिखा हुआ है हर जगह. सो इट वाज राइस मेन स्टैपल, द अदर स्टैपल वाज मीट. ये दो चीज़ ही हम लोग खा रहे थे उस समय. लेंटिल्स नहीं थे. वो अलग से ब्राह्मण ग्रंथ में हमें फिर मिलते हैं. राइट. आरण्यका में मिलते हैं. लेकिन ऋग्वेद संहिता में, जिसका हम पदपाठ और ये सब करते हैं, जो मैंने अभी सुनाया अभी आपको, उसमें नहीं मिलता. उसमें सोमा प्लांट मिलता है. ओके. तो सोमा मंडली है पूरा कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट इट और कैसे कंज्यूम करना है, कैसे ऑफरिंग्स देनी है. फिश स्टैपल नहीं है ऋग्वेद में. फिश नहीं खा रहे हैं हम लोग. हम लोग सीधे जो जानवर है, हॉर्स को काट रहे हैं, उसको छील रहे हैं, उसके मीट बॉल्स बन रहे हैं. मतलब वो सारी चीज़ें हो रही हैं. Okay. तो अश्वमेध, गोमेध, ये सारी चीज़ें. गोमेध यानी? गोमेध यानी कि बाइसन्स जो हैं उनको भी खाया जा इनटेक लिया जाता होगा. रिनोसेरस है, राइनोसेरस, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो है मीट फॉर्म में वो खाई जाती थी. एक मैम आपकी वीडियो में किसी में कमेंट था, किसी ने लिखा था दे एट मीट्स, क्योंकि मीट सुनते ही सबको ऐसा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारे. लेकिन ये क्यों नहीं समझते कि प्लेस्टोसीन के टाइम है, स्टोन एज है, सिचुएशन क्या है ना. खाएंगे? लेंटिल्स उग ही नहीं रहे हैं, Right. दाल है ही नहीं, प्रोटीन डाइट चाहिए. और मैं इसका मतलब ये थोड़ी आप भी खाना शुरू कर दो. अच्छा, आई एम अ वेजिटेरियन, तो इसका मतलब ये थोड़ी मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी शुरू कर दूं. इसका मतलब ये है कि उस वक्त खाते थे. राघव जी, बट इमेजिन करिए आफ्टर 2,000 years अगेन द कोल्ड स्पेल इज कमिंग. तो जानवर जो है बढ़ेंगे. कैनिबलिज्म भी था, ऋग्वेद में ही है. यातु धन करके एक है जो जिसको मारने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज यातु धना लोग जो हैं दे वर कैनिबल्स. वो आदमी को ही मार के खा रहे हैं ऋग्वेद में. एंड यातु धना आर असुरस, दे आर कैनिबल्स. एंड इट इज सेड कि डेनिसोवंस एंड नियांडरथल के कुछ जो हैं वो लोग कैनिबल थे. तो साइंटिफिकली भी हम लोग को ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कैनिबल्स थे. राइट. इसमें एक किसी ने इसी पे क्वेश्चन किया था कि इंद्र को बुल्स और ऑक्सन्स को अभी भोग लगाया जाता था. हाँ. लगाया जाता था. तो अगर हम कंसिडर करते हैं, आज हम गाय की पूजा करते हैं, सेक्रेड मानते हैं, तो क्या उस वक्त गाय वो गाय उस समय जेबू में और उसमें कन्वर्ट होना जो है वो शुरू ही हो रहे हैं ना. डिफरेंट टोराइन और जो जेबू है कैटल. तो वो कैटल मतलब गो का अर्थ सिर्फ वो नहीं है. बुल्स भी है एंड बाइसन्स भी है. उसका जो प्रीकर्सर है काऊ का वो भी है. राइट. पर गाय पूजा तो अभी नहीं हो रही होगी ना ऋग्वेद में. ऋग्वेद में गो और अश्व की पूजा भी हो रही है. हो रही है और सैक्रिफाइस भी हो रहा है. मतलब ये वाली गाय नहीं, मैं कह रही हूँ कि इट इज अ वेरी ओल्ड वर्जन ऑफ जो गाय है. जैसे अभी भी हम बोलते हैं कि विदेशी है या देसी है. हाँ, ऐसा कुछ विदेशी वाला. हाँ. टोराइन जो है वो मिल गए तो उनका किया ऐसा. ओके. पर मैं पूजा जानवरों की कैसे शुरू हो गई फिर? अभी तो हम अभी वहीं पे था ना कि सुपर कॉन्शियस. हाँ, जानवरों का मतलब उसका भी अभिषेक वगैरह करके देन ओनली उसकी सैक्रिफाइस कर रहे हैं. मतलब ऐसा नहीं कि जाके झटका मटन की दुकान में जाके हम खरीद रहे हैं, वैसा नहीं है. ओके. व्हाटएवर इट इज गिवन टू गॉड, द सैक्रिफाइस इज गिवन टू गॉड. दैट इज व्हाई इन पूर्व मीमांसा जो मैंने आपको दिखाया था, पूर्व मीमांसा में यह आया है कि वैदिक की हिंसा ना हिंसा. वैदिक जो हिंसा है वो हिंसा नहीं है. इट इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग. ओके. है ना. इट इज फॉर द सैक्रिफाइस. मतलब जो हम ईश्वर को खाना दे रहे हैं वो है. उसको खाया जाता है एज अ प्रसाद. राइट. इवन अगस्त्य इलवला वातापी का जो विवरण आता है
उसमें एलवला जो है वो वातापी को बोलता है कि तुम गोट बन जाओ, अब मैं तुम्हें काटूंगा, तुम्हारा सैक्रिफाइस करूंगा और फिर जो मीट बचेगा उसको फिर मैं बनाऊंगा और ब्राह्मण भोज दूंगा। अच्छा, है ना? ओके, तो ब्राह्मण तो मीट खा रहे हैं उस समय। राइट राइट। मैम तो अब जैसे आपने किसी ने भी पूछा था कि आपने जैसे कहा था कि टाइगर्स नहीं थे ना उस वक्त, हाँ, नहीं थे ना, टाइगर्स नहीं थे उस समय, तो किसने only पूछा lions लायंस थे। से, तो किसने पूछा कि अगर इफ टाइगर्स केम 11,000 years ago, भगवान शिव टाइगर के उस पे कैसे बैठे? वो तो आइकोनोग्राफीज अभी की है ना। दुर्गा को हम कितने तरह लायंस पे भी बिठा देते हैं, समटाइम्स टाइगर पे भी बिठा देते हैं। अच्छा, वो मतलब आइकोनोग्राफी, Iconography। राइट राइट लेटेस्ट आइकोनोग्राफीज। राइट राइट राइट। मैम जितनी बात करेंगे मुझे लगता है उतनी कम है, बट इट इज सच अ प्लेजर जब भी मैं आपके साथ बैठता हूँ। दिस सो मच। अभी जैसे ना ऋषभ देव के बारे में भी लोगों के मन में सवाल था कि ऋषभ देव को वर्शिप किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है बाय जैन्स, तो कौन से ऋषभ देव, और क्या वो इक्ष्वाकु वंश के फाउंडर थे? इक्ष्वाकु वंश के ऑफशूट्स हैं, बहुत सारे इक्ष्वाकु थे एक्चुअली। अच्छा। आंध्रा इक्ष्वाकु, इधर के ईस्टर्न इक्ष्वाकुस, Right. वेस्टर्न इक्ष्वाकुस, राजस्थान के कई राजघराने हैं जो आज भी अपने आप को इक्ष्वाकु के वंशज Right. ही मानते हैं। राइट चोलास, चेरास, पंड्यास भी इक्ष्वाकु को ही अपने पूर्वज मानते हैं। राइट। तो इक्ष्वाकुस वर लाइक ऑल ओवर द। मैम जाते जाते मुझे अब ये बता दीजिए कि शर्मास कहाँ से आए हैं, आपसे एडवांटेज ले लूँ मैं। Sharmas and Pathaks, and these are the Magha Brahmins. हाँ, And they have come from the place called Makran के पास के एरिया से। ओके, एंड इवन टोलेमी के इसमें भी हमको मगोग मिलता है, हम्म। जो मैगियंस थे ना। यू शुड बी प्राउड कि आपने क्राइस्ट को जाके भी 3 मैगीज जो है वहाँ पे उन लोगों ने जाकर उनको फैसिलिटेट किया है। So they are basically very ancient our people only who went to Central Asia, ओके, and again Neolithic time में they came back also, and they follow the जो मगध ब्राह्मण है, they follow the सूर्य। सूर्य उनके लिए जो है वो इष्ट है, जो मगध ब्राह्मण्स हैं, और फायर। तो इसकी वजह से इनको मगध ब्राह्मण कहा गया। गुजरात के जो रीजन है उसमें कहते हैं नागर ब्राह्मण। तो वो नगर को लेकर के, जहाँ नगर होते थे वहाँ पे वो होते थे, तो उनको नागर ब्राह्मण कहा तो मैम गया। तुलुनाडु में भी मेरे जैसे होंगे? हाँ, आपके जैसे ही दिखने वाले। अगर आप कर्नाटका जाएंगे तो आपको बोलेंगे राघव आप तो बिल्कुल कर्नाटक ही दिखते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो हैव द सिमिलर ईरानियन एंड बलूचिस्तानी का जो बॉर्डर का जीन। तभी मैं कहीं बाहर जाता हूँ मुझे लोग बोलते भी हैं आप अरब से हो, आप ईरान से हो। अब मुझे लॉजिक समझ आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, बहुत सारे हैं इंडियन से, राइट, बिकॉज भारत बहुत बड़ा था ना। भारत बहुत। अच्छा, ऋग्वेद में भारत का कितना उल्लेख है? पूरा सेंट्रल एशिया तक हम पहुंच रहे हैं कि वहाँ के जो रिवर्स हैं, ओके, सुशोमा, कुभा, पूरा जो अफगानिस्तान तो पूरा ही अपना था, राइट, बलूचिस्तान तक पूरा अपना था, राइट, ऑलमोस्ट लाइक हाफ ऑफ द ईरान आप समझ लीजिए अपना था, श्योर, जहाँ पे शंबरा हुआ करते थे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो सच अ प्लेजर एज ऑलवेज। बहुत अच्छा लगा, और Thank आपसे जो आप काम कर रहे हैं ये आपका काम नहीं है, मुझे लगता है पूरे देश का काम है जो आपके थ्रू हो रहा है, एंड दैट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, आई थिंक ऑलमाइटी, जो कि हम मतलब यू आर डूइंग दिस फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर कमिंग जनरेशंस। मुझे लगता है कि ये चीज़ को लोग सिर्फ अपनी रिसर्च में नहीं बल्कि अपनी कॉन्वर्सेशंस के अंदर, फैमिलीज़ के अंदर ये बातें करेंगे, और इसको थॉट देने के लिए, सीड देने के लिए थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबडी। लास्ट मैसेज फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, क्या बोलना चाहोगे? प्लीज ऋग्वेद पढ़ें विद द रैशनल माइंड, राइट, है ना, नॉट विद द माइंड कि अरे इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, तो ईश्वर से दिया गया। तो लेकिन जिस समय वो लैंग्वेज को मैप कर रहे थे तो वो जो शब्दावली उनके पास थी उसी में ही मैप कर रहे थे, तो उन शब्दों में हिस्ट्री है। करेक्ट। मैं ये नहीं कह रही कि मंत्र जो है वो भगवान द्वारा प्रदत्त नहीं है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, या देवताओं द्वारा प्रदत्त नहीं है, बट जो वर्ड्स उन्होंने यूज किए, क्योंकि उस समय वो वर्ड्स प्रचलित थे। हम जैसे अभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को लगेगा ये एक नया लैंग्वेज है, उनके बच्चों को तब तक आते आते कुछ और एक नई लैंग्वेज और इन्फ्यूज हो जाएगी, तो वो लगेगा। सो लुक इनटू द एतिह्य पार्ट, बट also look into the इतिहास in the ऐतिह्य। ऐतिह्य मीन्स श्रुति, जो हमें जैसे मिली है वो आप्तवाक्य है, लेकिन उसके अंदर भी इतिहास है, उन शब्दों के अंदर इतिहास है, क्योंकि उसने उस लैंग्वेज ने उसको मैप किया है। तो वो आप पढ़ें,
Right. और समझने की कोशिश करें। अब मैम आपके साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे जी। विद सो मेनी क्वेश्चंस। बाकी सब आई थिंक आज कमेंट में बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। फिर से पूछे लुकिंग जाएंगे। फॉरवर्ड टू जी, hosting you again and seeing you again. Thank you so much. Thank आप you. गुजरात से आए इतनी दूर से, but it's such a pleasure Thank and you. I think looking forward to more such insightful conversations. Thank you. Definitely. Thank you. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।